रेयांश आपके बदले में थम्स अप दिखा रहा है। नाइस, अच्छा कैमरा थोड़ा ठीक कर। गुप्ता जी, ये आप लोग बैकग्राउंड कहाँ से ले आते हो? अच्छा, ये मुझे ढूंढना पड़ेगा। नहीं, आपका बैकग्राउंड ऑफिस का काफी अच्छा है। ओके, वी कैन स्टार्ट नाउ। नमस्कार और सुस्वागतम। मशवरा लाइव के इस 74वें एपिसोड में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आई विल स्टार्ट विद द प्रेयर जस्ट फॉर 1 minute. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Namaskar. This is Alok. I'm 24/7 serving for Manovikas family with my sweet daughter and my dedicated wife and one special national awardee. As a rehabilitation specialist for persons with intellectual and developmental disability, I love and celebrate diversity every moment in my life. You are welcome in Mashwara 74.0 episode on safeguarding persons with disability from abuse. And here I would like to quote you the Rights of Persons with Disability Act, RPWD Act 2016. Here it is very much clearly written, if any person or registered organization who or which has reason to believe that an act of abuse, violence, or exploitation has been or is being or is likely to be committed against any persons with a disability, may take cognizance of incidents of abuse, violence, exploitation, and provide legal remedies available against such incidents. They may also take steps for avoiding such incidents and prescribe the procedure for its reporting to reduce, protect, and rehabilitate victims of such incidents and create awareness and make available information among the public. और मैं बताना चाहूंगा कि यह जो दुर्व्यवहार या हिंसा या शोषण से जो सुरक्षा है, उसके बारे में दिव्यांगजन अधिनियम 2016 में ऑलरेडी इसके बारे में विश्लेषण बहुत ही विस्तृत में लिखा गया है। और यह जो एक्ट है, यह जो नियम है, यह सुनिश्चित करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई पंजीकृत संस्थान किसी भी जिसके पास यह मान सकता है या जो वह समझ सकता है या इसका कोई आभास है कि किसी भी दिव्यांगजन के साथ कोई दुर्व्यवहार या हिंसा या शोषण कुछ भी कार्य किया गया है या किया जा रहा है, या फिर किसी दिव्यांगजन के खिलाफ कोई साजिश होने की संभावना है, वे इस दुर्व्यवहार या हिंसा और शोषण की घटनाओं का संज्ञान ले सकते हैं और ऐसी घटनाओं के खिलाफ उपलब्ध कानूनी सहायता प्रदान कर सकता है। वे ऐसी घटनाओं से बचाने के लिए कदम उठा सकते हैं। इसकी रिपोर्टिंग की प्रक्रिया भी बहुत अच्छे से इस एक्ट में निर्धारित की गई है। ऐसी घटनाओं में पीड़ितों को बचाने के लिए उनकी रक्षा और पुनर्वास के बारे में भी बातचीत कहा गया है और जागरूकता पैदा करने के लिए जनता के बीच
हमें बहुत सारा काम करना चाहिए। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं इस विषय पर। एंड मैं सभी मेहमानों का, दर्शकों का, सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आपले स्वागत आहे, बड़कम, सत श्री अकाल। And I once again welcome and appreciate our president, our special guest, and today's speaker to join this Mashwara live. And this episode is bringing very important issues on safeguarding from the abuse. And I feel extremely honored to introduce our mentor, our guide, Dr. Nimeshji Desai sir. And he's the director of IBHAS, Institute for Human Behavior and Allied Sciences, and the president of Manovikas Charitable Society. We welcome you, sir. जी sir. थैंक यू। तो भाई आलोक जी ने आज ऐसा विषय रखा है कि जो मुझे ये लगता है मेरी तैयारी अगर कमी हो समय के अभाव के कारण वो एक हो सकता है। दूसरा, मुझे 2-3 दिन से ये लग रहा है कि मैं स्लाइड बनाने भी लगा तो मुझे लगा कि स्लाइड्स और थियरी लेक्चर शायद उतना मायने ना हो, इसलिए कि हम में से जो एकेडमिकली इंक्लाइंड हैं या रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में काम करते हैं उनको ऐसे मौके बहुत हो जाते हैं कि स्लाइड्स और डेटा बताया जाएगा और कानून बताए जाएंगे। दूसरी तरफ सिर्फ मैं अपने अनुभव बताऊं, मेरे निजी या मेरे देखे हुए, तो उसका थोड़ा मायने हो सकता है, वो थोड़ा करेंगे, लेकिन वो भी हमारे जो प्रैक्टिशनर साथी हैं उन्होंने बहुत कुछ खुद देखा है या किया है। तो मैं ये चाहूंगा कि हम इसको सच में मशवरा करें संवाद के रूप में। मैं कुछ मुद्दे जरूर मेरी समझ से और मेरे अनुभव से, तजुर्बे से सामने रखूंगा, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हम लोग अक्सर जो 1-1.5 घंटा बात सुन के, लेक्चर सुन के या 3 स्पीकर्स को सुन के आखिर में 2-4 सवाल पूछ के सेशन पूरा करते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, उसको आज जरा बदलें। दोपहर के वक्त में किसी को नींद भी नहीं आनी चाहिए। Let us all be really as active as we can, and Alok, I am sure गुप्ता जी आप और हम मिलके ग्रुप डिस्कशन को कंटेन और कंट्रोल और सही दिशा में डाल पाएंगे। मेरी अर्ज सबसे ये है कि दिव्यांग जनों के अनुभव हो, हमारे साथी हैं वो सुने, हम लोग उनके परिजन हैं उनके अनुभव हो तो वो प्लीज वो बताएं। आपको सर अनम्यूट करना होगा प्लीज सर। ओके, आई होप यू हर्ड द लास्ट पार्ट। मैं ये चाहूंगा कि हमारे यहाँ मिक्स ग्रुप है, बच्चे, किशोर या वयस्क जो दिव्यांग जन है उनके अनुभव हो तो उनको हम सबसे पहले सुने। दूसरा, जो उनके परिजन या अभिभावक हैं, पारिवारिक या सामाजिक, उनके अनुभव हो तो वो बताएं। तीसरे, जो हमारे एनजीओ के साथी हैं, प्रोफेशनल्स, नॉन प्रोफेशनल्स, उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस अपने काम के और समाज के साथ जुड़े हुए। और चौथा, अगर हम में से कोई खास एकेडमिकली लीगली ओरिएंटेड हो तो वो अपने मुझे या आलोक जी को जितना ध्यान है उससे आगे बढ़ के थोड़ा और कुछ बताएं। तो मुझे 4 ग्रुप सूझ सकते हैं जिससे हम सच में बहुत रिच बना सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा सिर्फ ये कि हम इस शेयरिंग को दिशा दे पाए। सबसे पहले, जो इतने सारे शब्द हैं जो आलोक ने अपनी भूमिका में भी कहे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बात करेंगे। सबसे पहला जो पहला चरण है, सबसे इच्छनीय है, कंप्लीटली रोका जाए। किसी भी दिव्यांग जन के साथ अमानवीय व्यवहार ना हो या उसके साथ क्रूरता ना हो। क्रूएल्टी एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट, जैसे आलोक ने बताया, यूएनसीआरपीडी से प्रेरित है, आरपीडब्ल्यूडी भी। इसमें अलग अलग प्राविधान है, थोड़ा शब्दों का और प्रोविजंस का डिफरेंशिएशन करके, लेकिन मेरी समझ में इसको हम कॉन्सेप्चुअली देखें तो सबसे पहला है कि कोई भी अमानवीय या क्रूरता का व्यवहार कतई ना हो। दूसरे,
क्या कोई हिंसा हो रही है उस व्यक्ति के साथ, या उससे ज्यादा उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसका फायदा उठाया जा रहा हो। थर्ड लेवल बनता है थोड़ा नीचे, समाज जैसे बढ़ेगा हमें और करना पड़ेगा, क्या उसे बराबरी का, समानता का हक मिल रहा है और नॉन डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसके साथ असमानता ना हो, और क्या उसके लिए हम सब कार्यरत हैं, क्या वो व्यक्ति अपनी हर आवाज उठा सकता है, इंक्लूडिंग ग्रीवेंस रिड्रेसर, अपनी शिकायत का, अपने अनुभव का, असमानता ना हो, और क्या उसके लिए हम सब कार्यरत। चौथी बात हो जाती है प्रोटेक्शन और प्रमोशन की, कि अगर हम ये तीन कर पाते हैं, कोई भी समाज आंशिक रूप से या उम्मीद हो पूरी तरह हम क्रूरता और अमानवीय व्यवहार रोक पाए, उसके बाद हिंसा या कोई एक्सप्लॉइटेशन रोक पाए, उसके बाद हम इक्वालिटी, समानता इंश्योर कर पाए, तो बात बनती है कि हम एक्टिव प्रोटेक्शन और प्रमोशन उसके हक का कैसे करें। मुझे ये दिखता है हमेशा जब भी मैं इस मुद्दे पे सोचता हूँ, कहीं सुनता हूँ, बात करता हूँ, कि सच्चाई ये है कि अभी भी विश्व भर में और खासकर हमारे जैसे बहुत बड़े समाज में अलग अलग जगहों पे, अलग अलग दिन में, अलग अलग समय में, अलग अलग दिव्यांग जनों के साथ इन चारों लेवल की समस्याएं अभी भी हैं। इसमें इसके पहलू बहुत सारे हो जाएंगे। अगर आप बच्चों की बात करें, दिव्यांग हो, महिलाएं हो या वयस्क हो जो दिव्यांग हो, इसमें मुद्दा मैं अपने अनुभव जरूर बताऊंगा। कुछ हद तक अस्पताल और अस्पताल के बाहर के जमीनी क्षेत्र के अनुभव भी हैं, मेरे खुद साझा किए हुए या देखे समझे हुए। दूसरी तरीके से सोचें, सबसे ज्यादा बदनाम हुए हैं मोस्टली जस्टिफाइड वे में जो रेसिडेंशियल केयर फैसिलिटीज है, जहां भी दिव्यांग जनों को किसी भी तथाकथित आशय से रखा जाता है, निवास के रूप में, थोड़े समय के लिए हो, लंबे समय के लिए हो। इसमें मेरे प्रत्यक्ष अनुभव में सबसे बदनाम रहे हैं मेंटल हॉस्पिटल्स, जो सरकारी मेंटल हॉस्पिटल थे और कुछ गैर सरकारी भी। जो चिल्ड्रंस होम्स होते हैं, जो CCIs हैं, they are as maligned and notoriously infamous as mental hospitals, if not more. और उन CCIs में आंशिक रूप से या उससे ज्यादा बहुत सारे दिव्यांग जन होते हैं जिनके साथ दुर्व्यवहार होता है। तीसरे, क्या हम ये समझें कि ये सिर्फ ऐसी संस्थानों में होता है, क्या बाकी जगह समाज की जो है बहुत अच्छी है दिव्यांग जनों के लिए? तो ये गलत होगा। सड़कों पे, बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस में, मेरा तीसरा मुद्दा, सेटिंग्स फॉर अब्यूज ऑन द स्ट्रीट, इन ओपन कम्युनिटी। फोर्थ, एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल इंस्टीट्यूशंस, शिक्षा के जो स्थान है या कामकाज के जो स्थान है वहां पे भी। और पांचवा, पूरी गंभीरता के साथ माफी चाहता हूं, परिवारों में या फैमिली सेटिंग्स में। मुझे सूझते हैं कि 4 प्रकार के अब्यूज जो मैंने आउटलाइन किए इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, कि समाज की, सरकार की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। 5 प्रकार के सेटिंग्स मुझे दिखते हैं जहां हमें ये ध्यान रखना चाहिए। बीच में इतना कह दूं, पता नहीं मैंने मशवरा में शायद ये चीज कभी नहीं याद की है, लेकिन एक शेर है जो अक्सर गालिब को एस्क्राइब किया जाता है, वो एक्चुअली गालिब का है नहीं। मस्जिद में बैठ के शराब पीने दे साकी, या वो जगह बता दे जहां खुदा ना हो, जाहिर का है। तो मैं दिव्यांगजन और दिव्यांगजन की सुरक्षा और उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसको रोकने के संदर्भ में कम से कम 15-20 या हो सकता है 25 साल से याद करता रहा हूं। शायद इसलिए भी कि चूंकि मैं मेंटल हॉस्पिटल्स में पहले भी काम कर चुका हूं और अब कर रहा हूं, और CCIs में बहुत काम करता रहा हूं,
तो मुझे ये स्वीकार करने में कोई दुविधा नहीं है कि मेंटल हॉस्पिटल्स और सीसीआई जैसे में काफी दुर्व्यवहार होता रहा है, कुछ जगह बदल गई है, लेकिन इससे हम गलतफहमी कतई ना करें कि समाज के बाकी जगहों पे ऐसा नहीं होता है। बल्कि मेरा दावा अक्सर ये रहा है, और मैं आप लोगों से भी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि आप कोई बताएं, समाज का कोई भी कोना, कोई भी हिस्सा, एनी नुक और कॉर्नर, अगर आप या मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकें कि इस जगह पे या इस स्थिति में दिव्यांग जनों का के साथ दुर्व्यवहार या असमानता नहीं होती है, मुझे लगता है ये सर्वव्यापी है। जैसे भगवान के बारे में कहा जाता है, मजाक में कहूं, जैसे लेकिन गंभीरता से, जैसे भगवान सर्वव्यापी है, वैसे सच्चाई ये है कि दिव्यांग जनों के साथ असमानता का व्यवहार या उससे ज्यादा खराब व्यवहार सर्वव्यापी है। हाँ, ये हो सकता है कि हमने जो 4 लेवल गिनवाए उसमें से लेवल 1 और 2 शायद ना होता हो, लेकिन लेवल 3 और 4 फिर भी बहुत हद तक होता है। हमेशा ना होता हो, कभी कभार होता हो, इरादे अलग हो, कारण अलग हो, फैक्टर्स अलग हो। जो मैंने 5 सेटिंग गिनवाए जहां हमें सबको ध्यान रखना चाहिए, उसमें जाहिर है जो चौथा और 5वां स्थान है, एजुकेशन और ऑक्यूपेशनल इंस्टीट्यूशंस और फैमिलीज एंड होम्स, वहां वो कारण बहुत अलग होते हैं जिसके कारण शायद दुर्व्यवहार या असमानता होती है। जो रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वहां या सड़क पे कारण बहुत अलग है, परपेट्रेटर्स अलग हो, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदलता है कि दिव्यांग जनों के साथ जो असमानता होती है, असमानता का व्यवहार या उससे खराब, वो सर्वव्यापी है। मैं एक और मुद्दा जोड़ना चाहूंगा जो मुझे अक्सर सूझा है, और वो बात आ जाती है चौथे और 5वें लेवल की, इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोटेक्शन एंड फर्दर प्रमोशन ऑफ राइट्स ऑफ इक्वालिटी। एक नजरिए में देखें तो राइट्स वायलेशन में बी सीन एज एक्टिव और पैसिव। जो हमने पहले 3 गिनवाए, क्रूअल्टी, इनह्यूमन ट्रीटमेंट, वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन इंक्लूडिंग सेक्सुअल असॉल्ट और फिजिकल अब्यूज, मैं उसको देखूंगा एक्टिव वायलेशन में। लेकिन किसी व्यक्ति को अपने हक नहीं मिलना, बुनियादी हकों से लेकर इन रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इवन होम्स, सर्टी रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस या सड़क पे खाना नहीं मिलना, ठीक से कपड़े नहीं मिलना, साफ सुथरी जिंदगी की सुविधाएं नहीं मिलना, इज ऑल्सो पैसिव वायलेशन। एंड ऑफन हमारे समाज में, बहुत सारे समाजों में, अब अगर मैं जो चित्र ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने, उसको अगर ग्रिड के रूप में देखें तो जो 5 लेवल ऑफ वायलेशंस हैं या अब्यूज हैं, और जो 4 लेवल्स हैं और 5 सेटिंग है, उसके अगर ग्रिड बनाएं तो जो लोअर राइट पार्ट है वहां पे समाज का ध्यान अभी भी कम जाता है। जहां एनजीओ के बहुत साथी लगे हुए हैं, जहां कुछ जागृति है, जहां कुछ चेतना है, वहां पे भी अगर होता है तो सिर्फ इतना होता है कि एक्टिव वायलेशन ना हो, क्रूअल्टी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, पैसिव वायलेशन ना हो, और समानता का हक हर पहलू में मिले। ये अभी भी बहुत हद तक ड्रीम लाइक है, ख्वाब की स्थिति है। जो हमारे मशवरा के साथी जुड़ते हैं इतने समय से हमारे साथ, ये समाज के प्रतिबिंब नहीं है। हम लोग जो यहाँ 100, 150, 200, 250, 300 लोग अलग अलग मौकों पे मिल के बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, ये समाज का एक हिस्सा है जो बहुत अलग लेवल पे है। हमारी चेतना, हमारी तैयारी, हमारी लड़ाई, हमारी मशक्कत बहुत अलग लेवल की है। तो जैसे हम लोग सब गलती करते हैं, मैं भी ये गलती अक्सर करता हूँ कि मैं जैसा अपने इर्द गिर्द देखता हूँ वैसा ही सारे समाज को समझ दूं, तो मेरा दायरा जो है देखने का, सोचने का, वो सीमित हो जाएगा। अगर मैं और आप, हम लोग किसी भी ऐसे मुद्दे पे सच में बड़े परिवेश को देखना चाहें, सच्चाई को देखना चाहें, तो हमें ये कोशिश करना होगी कि हम जो हमारे इर्द गिर्द देखते हैं, हम जो इंश्योर कर पाते हैं, जितना हम कार्य करते हैं,
उसको पहचाने, उसके लिए गर्व महसूस करें, लेकिन साथ जो और बहुत सारी नेगेटिव सच्चाइयां उसको पहचाने। और मैं आपको अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग सिचुएशन से अनगिनत एग्जांपल्स दे सकता हूं। हमारे जैसे मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, मेंटल हॉस्पिटल के, जो अभी भी है इस देश में, और इस अस्पताल में 18, 20, 22 साल पहले जब मैं पहुंचा तब क्या होता था, या सीसीआईज में क्या होता था, अभी भी क्या होता है, या सड़कों पे दिव्यांग जनों के साथ क्या होता है, या घरों में क्या होता है। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा मैसेज है। मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा, एक बार फिर कहूंगा, हम लोग गर्व करें जो भी आप सब कर रहे हैं, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने मोहल्ले में, अपने एनजीओ में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन उस गर्व के साथ अगर हमें गंभीरता से इस विषय को समझना है और उस चेंज को बड़ा बनाना है, तो हमें जो लार्जर नेगेटिव रियलिटी उसको समझना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा। और इससे बात आ जाती है कि जब ऐसा पाए, जैसे आलोक ने कहा, इस एक्ट में प्राविधान है और उसमें एक दो मुद्दे महत्व के, अगेन मुझे लगा कि मैं इसको स्लाइड्स पे डाल दूं, लेकिन उसका महत्व कम है। कोई भी इस एक्ट को आज पढ़ सकता है हिंदी अंग्रेजी में, वेबसाइट पे या प्रिंट लेके। जो मुद्दे हैं कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फर्ज किसका है, दायित्व किसका है, ड्यूटी किसकी है और हक किसका है। ऐसे अब्यूज या एक्सप्लॉइटेशन या असमानता को देख के रिपोर्ट करे, उसकी रोकथाम करे और प्रिवेंट करने में मदद करे। तो जैसे आलोक ने कहा, यूएनसीआरपीडी से प्रेरित है, आरपीडब्ल्यूडी और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट दोनों। कुछ संस्थानों की, खासकर सरकारी एजेंसीज का जिम्मा बुनियादी है, लेकिन अगर दायित्व नहीं, फर्ज नहीं, तो कम से कम हक हर एक नागरिक का है। और अगर इसको नैतिक रूप से देखें और मर्म समझे यूएनसीआरपीडी का और आरपीडब्ल्यूडी का, तो मैं ये समझूंगा कि हर एक नागरिक का न सिर्फ हक है, लेकिन फर्ज भी है कि अगर आप ऐसा देखें तो उसको रिपोर्ट करें और उसके बारे में कुछ करें। सड़क पे या अपने अड़ोस पड़ोस में या अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी टीम में ऐसा होता देखें और अनदेखी करें, तो वो गैर कानूनी होगा, अनैतिक होगा। वो जो हमारे कुछ सरदार साथी होंगे, माफी चाहता हूं, लेकिन वो जो संता बनता के जोक में एक है ना, बहुत फेवरेट है मेरा, सानू की। ये अप्रोच किसी भी ऐसे मुद्दे पे, खासकर दिव्यांग जन के अब्यूज के बारे में नहीं सही हो सकती। और ये कहते हुए मैं ये भी स्वीकार करूंगा कि हम में से कोई भी शायद ऐसा नहीं है जो रत्ती पर भी ये क्लेम कर सके कि मैंने ये नागरिकी दायित्व और इंसानियत का दायित्व पूरी तरह निभाया है। हम में से सभी लोग गिल्टी हैं कि कुछ या कुछ से ज्यादा मौकों पे हमने ऐसा देखा, या तो कुछ कोशिश नहीं की या कोशिश की लेकिन अधूरी कोशिश की, सफल तो बिल्कुल नहीं हो पाए। ये मैं खुद स्वीकार करता हूं मेरे सारे क्लेम्स के बावजूद। और मुझे लगता है कि प्रामाणिकता से अगर बात करें तो हम सबको ये स्वीकार करना चाहिए कि एक मापदंड है कि न सिर्फ आपका हक है लेकिन आपका फर्ज भी है, हम में से हर एक का। लेकिन ये फर्ज सदैव निभाते रहना करीब करीब असंभव है। लेकिन ये समानता रहे, हमें ये ध्यान रहे कि हमारा फर्ज तो है ही, हक तो जरूर है। तो ये कारण तो कभी नहीं हो सकता कि मैं क्या कर सकता हूं, भाई मेरे दायरे में तो ये बात नहीं है। वो एक्सक्यूज कभी नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। जो प्राविधान है इस एक्ट में और संबंधित कानूनों में कि क्या करे इंसान। जब मैं ये मुद्दा कह रहा हूं कि हम एक्सक्यूज नहीं कर सकते अपने आप को, सबसे पहली बात, जो भी लोकल पुलिस थाना है, लोकल पुलिस स्टेशन है, पुलिस चौकी है, 100 नंबर है, वहां बताएं। 21वीं सदी के भारत में 100 नंबर के बारे में ज्यादा कहना जरूरी नहीं होना चाहिए। अगेन 100 का एक्सपीरियंस मिश्रित हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, हमें से कुछ साथियों के लिए बहुत नेगेटिव हो सकता है।
इस बार 100 कॉल करते हैं, कुछ नहीं होता है। लेकिन इससे जो प्राविधान और दायित्व है वो नहीं बदलता है। तो सबसे पहला एक सभ्य समाज में, कानून परस्त समाज में पुलिस। दूसरे, अगर आप यहाँ कहीं ऐसा देखते हैं, अगर वहाँ एनजीओ है, अगर कोई ऐसी स्वयंसेवी संस्था है, तो उनके ध्यान में लाएं, उनके जरिए करें। तीसरा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल एड कमेटी है, लीगल एड अथॉरिटी है, स्टेट की और डिस्ट्रिक्ट की, वहां खबर करें। सबसे महत्व की बात, जैसे हमें ज्यादातर लोग समझते हैं, हम लोग करते कम है अभी भी, डिसेबिलिटी कमिश्नर को कंप्लेन। हर राज्य में डिसेबिलिटी कमिश्नर है, नेशनल लेवल के कमिश्नर के अलावा। तो स्पेसिफिक प्राविधान है इस एक्ट में, यह भी कहा है कि जी दिव्यांग जनों के साथ जो व्यवहार होता है उसको सुधारने के लिए और उसमें सही कानूनी प्रक्रिया जल्दी से हो, ये करने के लिए स्पेशल कोर्ट भी सरकार बनाए। ये प्राविधान है मेरे ध्यान में। आलोक, आई डोंट थिंक देयर आर एनी स्टेट्स, अनलेस आप में से किसी को ध्यान हो, जहां किसी राज्य ने या हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट्स बनाए हों फॉर डिसेबल्ड पर्सन। बिहार में बने हैं एक दो। कहाँ सर? बिहार में बने हैं। बिहार में बने हैं? क्या बात है। अच्छा, अरे वाह, बिहार आगे निकल गया भाई। तो मुझे लगता है यहाँ रुकूंगा। जैसे मैंने कहा, इनसे में से बहुत सारे मुद्दों के लिए मेरे पास इस 22 साल के इतिहास के, पिछले 40 साल के साइकियाट्री और मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा के, और इस समाज के 60 से ऊपर सालों के बहुत तजुर्बे, बहुत अनुभव है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ पीड़ा के साथ देखा है, और हम लोग सभी लोग बहुत कम कुछ कर पाए हैं, ये मुझे भी एहसास है। लेकिन हाँ, अपनी अंतरात्मा से हम ये पूछें कि क्या हर मौके पे, हर अवसर पे हमें कम से कम ध्यान रहा कि हम कुछ करें, और अगर हो सके तो उस मौके पे या 10 ऐसे मौके पे या मेजर पॉलिसी लेवल पे, प्रोग्राम लेवल पे हम कुछ उसके लिए बदलें। मुझे उम्मीद है कि हम चर्चा, आलोक, सच में गुप्ता जी, आप और हम मिलके लोगों को स्टिमुलेट कर पाए कि लोग अपने पॉजिटिव, नेगेटिव, किसी भी दिशा के अनुभव, एक्सपीरियंस बता पाए। थोड़ा सा शायद पता नहीं, है मैं कन्वीनियंटली कर रहा हूँ सहूलियत से कारण आलोक संभव है, लेकिन जैसे आप इतना सफलता के नंबर पे पहुंच रहे हो, मशवरा का ढांचा शायद बदला जाए। rather than 1 or 2 or 3 talks, some initial remarks, even आधे घंटे से भी कम, जैसे मैंने अभी किए 20-30 मिनट, एक या दो जने के रिमार्क्स हो, सिमिलर पॉइंट्स हो, 10-15 मिनट के, कुल मिला के आधे घंटे के, और बाकी का जो 1 घंटा है, 1-1.25 घंटा, वो हम सच में लोगों को एनकरेज करें अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के, और डिबेट भी होने दें। विवाद भी हो, डिबेट भी हो, डिफरेंस भी हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जैसे मुझे विश्वास है आज होगा और होना चाहिए। विवाद हो, डिफरेंस ऑफ व्यू हो ना, मतभेद हो, जैसे कहा गया है, मतभेद मोस्टली नहीं हो, लेकिन मतभेद का कारण मतभेद भी थोड़ा हो टेम्पररी, तो वो भी ठीक है, बराबर है, हम उसको हैंडल कर पाए एज अ ग्रुप। आई विल स्टॉप देयर, आलोक जी। And I am finding here Ranjana Srivastava ji, she has written here the special courts are there in Delhi as well. स्पेशल कोर्ट दिल्ली में कहाँ बने हैं? तो स्पेशल कोर्ट लेवल। अच्छा, बिहार, दिल्ली एंड Ranjana Srivastava ji, she was in CWC member. Yes. Okay, so I'm opening it to, okay, anyone can unmute themselves and please. Ranjana ji, if you can speak something, you can tell about some what initiatives are taken in Delhi. Ji. Okay, Alok ji, Corona ji is around us. Yeah. Good afternoon, sir. It's nice hearing you, and a very good topic has been chosen for today's session.
it's very close to me. These sessions are very, very close to me because children or person with disability, any topics, it's like we have gone through these cases, and I can understand the struggle that children, youth, or people with disabilities go through in these circumstances. So yes, what you were asking, and sir, special court provision is here everywhere in all the states. And since abuse case comes under the POXO thing, and POXO is basically gender neutral as well as includes children with disability. And why? Because POXO and then the overarching Juvenile Justice Act is there, where these cases, especially for children, these cases are treated as children with children of need and care and protection cases. So when these cases comes and जब इन cases का संज्ञान लिया जाता है सर, तो इन cases में आपको CWC के समक्ष तो केस आता ही है, एंड प्लस ये पॉक्सो कोर्ट जो कि स्पेशल कोर्ट है उसके समक्ष भी ये केस जाता है once it's approved that the abuse has happened. एंड FIR में वो धाराएं और सेक्शंस लग जाती हैं, then the case goes to the special court, and the special court provision is here, children court provision is here. Even in children court these cases comes. And I also remember one incidence here in Noida. I stay in Noida, and in Noida NIHM is here, and I'm in very much in contact with MH officials जिनके साथ मैं काम करती हूँ, and we were discussing some of the cases, and one such case was shared by the director there. हमारे साथ उन्होंने share किया और वो बता रही थी कि in one such case she is supposed to be present in the court, and that child is an autistic child, and actually he is the abuser here. एंड सो वो केस जो है वो कन्फ्लिक्ट विथ लॉ के कैटेगरी में इस बच्चे का केस चला गया. एज यू नो इन JJ एक्ट देयर आर 2 कैटेगरीज लाइक द CCL एंड द CNCP. तो इस बच्चे का केस CCL कैटेगरी में चला गया है, एंड नाउ आई एम सपोज टू बी प्रेजेंट दिस केस देयर इन द कोर्ट कि मुझे बताना है कि किन सिनेरियो में हुआ. एंड सिंस दिस चाइल्ड इज ऑफ ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम, he himself not aware what the act that he has done. So yes sir, the provisions are there, and court अब के time में very sensitive I should take, and कोर्ट्स में भी डालसा के माध्यम से इन मुद्दों पे बहुत ट्रेनिंग दी जा रही है, स्पेशली जब CWC मेंबर्स भी अपॉइंट होते हैं तो डालसा के माध्यम से इन मुद्दों पे. एंड आई वुड रिक्वेस्ट आलोक जी कि डालसा में भी आप प्लीज कनेक्ट करें, एंड थ्रू डालसा प्लीज प्रोवाइड दीज सेशंस बिकॉज इट्स अ वेरी मच रिक्वायर्ड, स्पेशली फॉर JJ सिस्टम के जो ऑफिशियल्स हैं जो काम करते हैं इन मुद्दों पे, उनको सेंसिटाइजेशन की बहुत ज़रूरत है. एंड वहाँ पे सर अब ये हो गया कि जजेस बहुत अवेयर हो गए हैं, एंड द मोमेंट दीज केसेस कम्स वो उसको बहुत सीरियस वे में लेते हैं, एंड उसको उसी वे में डील किया जाता है. सो द सिस्टम मैकेनिज्म ऑल आर देयर. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. यस, ओवर टू यू सर. थैंक यू. Great. Okay, and then we have found that the Telangana में भी special courts हैं. And Sonu Bhola, if you can speak, Sonu Bhola, yeah, unmute yourself. क्या मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है जी. वेरी गुड आफ्टरनून सर और आलोक जी, आप सभी को मेरा नमस्कार. मैं सोनू भोला, मैं ग्राउंड पे रहता हूं सर हमेशा, और ग्राउंड पे बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो 90s में UNC RPD से निकल के आज 2021 तक यहाँ तक RPD एक्ट के बाद पहुंची हैं, लेकिन शायद ग्राउंड तक मुझे लगता है 20 साल और लगेंगे बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजों को आने के लिए, जिन सब चीजों का आपने अच्छे से जिक्र किया कि क्या क्या हमारे पास कागजी तौर पर अवेलेबल है. जी हाँ, दिल्ली के अंदर विशेष अदालतें भी हैं. उनका पिछले बजट भाषण में फंड भी अलोकेट किया गया था.
और बहुत कुछ था, सुनहरी सुनहरी चीजें थी, लेकिन अभी तक हम देख नहीं पाते हैं। सर समस्या ये है ग्राउंड पे, जब एक परिवार, एक व्यक्ति, एक विकलांग व्यक्ति के पेरेंट, जो दुनिया में सबसे ज्यादा शरीफ होते हैं, वो उस विकलांग व्यक्ति के हर एक सर्वांगीण विकास के लिए इधर से उधर भागते रहते हैं, लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है। और जब मिलता नहीं है तो उनको कोई ऐसा माध्यम भी नहीं मिलता कि कहाँ जाके उसको रिपोर्ट करें, या कहाँ जाके वो उसको उसकी समस्याएं जो भी हैं उनका हल पाएं। छोटी सी चीज है, आप बुरा ना मानिएगा, ये भास का ही एक पेरेंट मेरे पास परसों आए, वो IQ सर्टिफिकेट 3 साल से लेके घूम रहे हैं। उनका ये कहना है कि हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि यही तुम्हारा विकलांग सर्टिफिकेट है, जाओ जहां मर्जी चले जाओ। तो एक IQ का स्टेटमेंट है असेसमेंट का, और हमारा एज पर RPD एक्ट फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4 डिजाइन किए गए हैं रिसर्च करके फॉर्मेट्स, और वो सब चीजें हैं। लेकिन जो हमारी टीम के सदस्य हैं जो सरकार के अंदर, शायद उनको बहुत सेंसिटाइज होने की जरूरत है कि पेरेंट्स जो इतनी दूर से किराया लगा लगा के जाते हैं और निराश लौट के आ जाते हैं। ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है उन सभी स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स के लिए जो हर तरीके की मेहनत, खर्चा, हर चीज करते हैं। मेरे पास एक पेरेंट आए पिछले हफ्ते, जिन्होंने अपने स्पेशल बच्चे को डिजाइनिंग में डिग्री करा दिया, IT में डिग्री करा दिया। आप सोचिए, स्पेशल बच्चे को किसी एक संस्था ने डिग्री करा दिया पैसे लेके। अब वो बोलते हैं हम एक और एडवांस डिप्लोमा भी कराएंगे, आप बच्चे को रोज भेजिए। तो वो कुछ सारी ऐसी दुकानदारियां भी चल रही हैं। जो विकलांग पेरेंट्स हैं वो इतने शरीफ हैं कि उनको पता ही नहीं कि भविष्य क्या है उस ID बच्चे का, है ना। तो ऐसी चीजें ग्राउंड पे तभी सुधार होगा जब जो संरचनात्मक हमारा जो ढांचा है वो लोग सेंसिटाइज हो, वो चाहें कि विकलांग का विकास कम से कम उतना करना है जितना उनकी एक टेबल, एक डेस्क कर सकती। गुड, चाहिए। यस, गुड। थैंक यू बात सर। तो है कि कहीं ना कहीं इबास के सर्टिफिकेट का इश्यू कभी सॉल्व नहीं होगा। लोगों को यार सही खबर होनी पड़ेगी। लेकिन सोनू जी, इनको मुझे व्हाट्सएप कराइएगा, आप करिए या उनको बोलिए, है ना। जी जी ठीक है। वही है कि जगत तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं, आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए आप मुझे वो जरूर बताएं। आई थिंक सोनू भोला जी, मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत ऐसे संस्थान है जहां पर एक शिकायत पेटी या कुछ लिखा रहता है। अगर उसमें भी डालते हैं तो मैंने देखा है, 1-2 जगह देखा है, और खास करके अभी दिल्ली सरकार में ही देखा है कि मैं अभी कोविड का इंजेक्शन लेने गया था और वहां पर मैंने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग कम है, तो मैंने लिख के दिया था। तो उसके बाद बहुत सारे उसमें एक्शंस हुए और हर एक्शन का हमें उसका फीडबैक मिला। और इसी तरह से डिसेबिलिटी में मैंने देखा है कि कई बार वो फीडबैक सिस्टम है, अगर प्रॉपरली कहीं लॉज हो जाए कोई चीज, कोई कंप्लेन या जो भी चीज हम मुंह से बोल रहे हैं या पेरेंट्स जो भटक रहे हैं, अगर वो कहीं लॉज करे, कहीं लिख के दे, तो शायद उसका रेमेडीज मतलब कि थोड़ा सा अच्छे से हो जाता है। जिसको कि मैं हमेशा कहता हूं कि पार्टनरशिप और प्रॉमिस, तो वो है, पार्टनरशिप भी है, प्रॉमिस भी है संस्थान का या पूरे सोसाइटी का। लेकिन हम पार्टनरशिप और प्रॉमिस किस बेसिस पे करेंगे? कोई एक ब्लैक एंड व्हाइट या कोई एक वार्तालाप या कुछ तो हो। जैसे आज आपने बताया, हो सकता है कि डॉक्टर देसाई सर के पास हर कोई किसी का एक्सेस नहीं है, लेकिन उन तक अगर ये बात पहुंचती है तो उस पर एक्शन होगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है। क्या सर, आप क्या कहते हैं कि वार्तालाप की भी कमी है हमारे मतलब पूरे इसमें सिस्टम में? बट सोनू, इबास की एक बात अभी परे रखें, जो बाकी आपने बताया बात सही है कि जो अभिभावक या पेरेंट्स है वो बहुत ट्रबल्ड होते हैं और कहाँ जाए पता नहीं चलता। मुझे ये लगता है कि दिल्ली में कम से कम डिसेबिलिटी कमिश्नर के पास कंप्लेंट्स की कमी है। सर आप अलाउ कीजिएगा, हम प्लीज समाज के उस तबके के बारे में बात कर रहे हैं कि जो हमेशा आखिरी ढर्रे पे है। जो अगर हम स्कूलिंग की बात करें तो 0.28% लोग भी स्कूलों में नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1700 सीटें रिजर्व हैं, 250 से ज्यादा दाखिले नहीं होते हैं, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो लोग जागरूक नहीं है सर। केवल एक चीज की दिल्ली में जागरूकता है, वो केवल है 2500 रुपये महीना पेंशन लेना। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है विकलांग व्यक्ति के पेरेंट्स। उसके अलावा उनकी सोच का जो दायरा है वो है ही नहीं। उसको पढ़ना है, आजकल उसको नौकरी लेनी है। आज की तारीख में CP को, ऑटिज्म को, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को रिजर्वेशन मिल रहा है, ये पेरेंट्स को नहीं पता और वो जानना भी नहीं चाहते क्योंकि उनको 2500 मिल रहे हैं। लेकिन इसलिए जो सर आलोक जी कह रहे हैं बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है,
विंडोज हैं, लेकिन उस विंडोज तक पहुंचने के लिए पेरेंट्स को जागरूक करना हमारी सब एनजीओ की जिम्मेदारी है। ये सही बात है। पेरेंट्स को अवेयर करना। मैं 2-2 घंटे काउंसलिंग करता हूँ पेरेंट्स की। वो कहते हैं कि 22 साल हमें हो गए बच्चों को संभालते हुए, ऐसी बातचीत हमने नहीं की। जिस पेपर पर मैं लिखता हूँ वो उनको दे देता हूँ जाते हुए कि घर पे जाके आप आधी चीजें भूल जाएंगे, इस पेपर को याद करके मुझे फिर फोन कर लेना। तो वो व्यक्ति जो हमारा ये जो समाज का ये वाला जो हमारा हिस्सा है, हमें बहुत मेहनत करनी है लोगों को जागरूक करने के लिए। तभी वो विंडोज जो हैं, वो हेल्पलाइंस हैं, उन पे घंटियां बजेंगी, तभी स्टेट कमिश्नर में चिट्ठियों का अंबार होगा। मैं नागरिक के रूप में आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। अगर आपको मैंने सही सुना था शुरू में भी, हमारे जैसे समाज में पिछले 10-20 साल के जो ख्वाब थे अब कानून पे आ गए हैं। थोड़ी शुरुआत हुई है, वही मेरा कहने का मतलब है। लेकिन अभी 20-30 मैं कहूँगा शायद 50 साल लगेंगे भाई साहब। इतना बड़ा समाज है, इतनी सारी परेशानियां हैं जो आपने बताई भी और उसके अलावा भी। लेकिन जो आलोक आप और हम तीनों मानते हैं वो तो ये है ना कि हम सबको माइक्रो या मैक्रो लेवल पे कोशिश जारी रखना पड़ेगी बॉस, है ना, जो आप कर रहे हो। वार्तालाप होनी चाहिए, हाँ। बातचीत जारी रखनी पड़ेगी। उसे हार नहीं मान सकते ना बॉस। अनीता दास जी, आप कुछ कहना चाह रही? 2-3 हाथ थे भैया। जी दुर्गेश है ना बस। जी अनीता जी। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Regarding the disabled commissioner जो आप लोग बोल रहे हैं, जैसे I am from त्रिपुरा। त्रिपुरा में तो कोई अलग disabled commissioner है ही नहीं। And we parents, some of the parents, 2 or 3 parents, we are running here and there. भाई हम लोग को एक अलग disabled commissioner तो दे दो, so that our problems at least एक कोई अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो या कोई कंप्लेन हो तो वो डिसेबल कमिश्नर जो है हमारे स्टेट में, एक्चुअली शी इज ओवरलोडेड, सेवरल डिपार्टमेंट्स उनके हेड पे है। तो नेचुरली क्या होता है, व्हेन वी पेरेंट्स वी गो टू मीट हर, शी कैन नॉट गिव टाइम। आई एम नॉट मीन्स उनका कोई हम आई एम नॉट ब्लेमिंग हर बिकॉज सो मेनी डिपार्टमेंट्स ऑन हर हेड। She's a lady here. She's a nice lady, no doubt. But she cannot cope up with the problems. So in that case, अगर किसी स्टेट में डिसेबल कमिश्नर अलग से नहीं है या स्पेशल कोर्ट नहीं है, जैसे त्रिपुरा में स्पेशल कोर्ट इज नॉट वर्किंग, तो दैट वे व्हाट कैन वी डू? कहाँ जाना है हम लोग को? एक नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, DM is called the local guardian of जो हम लोग स्पेशल चिल्ड्रन, जैसे मेरी बच्चे, आफ्टर बिकॉज लोकल गार्जियनशिप एंड ऑल सब तो DM के साथ ही करना पड़ता है। तो रिगार्डिंग द रोल ऑफ DM मुझे थोड़ा प्लीज बताना कि व्हाट DM, बिकॉज हमारे इधर जो DM है लोकल लेवल कमिटी भी है, आई नो, लेकिन उन लोग तो कभी भाई किसी पेरेंट्स के साथ उन लोग का कोई कनेक्शन ही नहीं है। कब वो कहाँ मीटिंग करते हैं, क्या मीटिंग करते हैं, मीटिंग का आउटकम क्या होता है, हम लोग को पता ही नहीं चलता है। सो रिगार्डिंग दिस टू, व्हाट इज द रोल ऑफ DM? एंड अगर किसी स्टेट में स्पेशल कमिश्नर नहीं है तो हम कहाँ जाए? बिकॉज आई जस्ट वांट टू गिव अ स्मॉल एग्जांपल। एक बच्चा था, मैं जहाँ लोकेलिटी में रहता हूँ, वो बच्चा मल्टीपल डिसेबल बाहर ही रहता था। किसी मार्केट में एक दुकान था, दैट मैन यूज्ड टू लुक आफ्टर हिम, एंड वो उन दुकान के सामने ही रहता था वो बच्चा सारा दिन। आई एम टेलिंग 2 to 3 years बैक। एनीवे दैट लोकेलिटी में मैं रहती हूँ, तो मैंने पूछा भाई ये बच्चा किसका है? He is aged near about 23 to 24 years, multiple disability, he cannot see, he cannot speak, उधर ही पड़ा रहता था। तो बोला है कि उसका तो मैडम कोई परिचय नहीं है, उसका घर कहाँ है क्या है। तो भाई उसको देखते कौन है? वही दुकान वाला, ही इज अ गुड पर्सन, तो वो देखता था, खाने को दे देता। तो इधर का जो नोडल कमेटी है अभय मिशन, मैंने उनको बताया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का वही है नोडल जो NGO रहता है। भाई अब क्या करे, व्हाट टू डू? ये बच्चा तो इधर पड़ा ही रहता है, तो कहाँ लेके जाए बच्चे को? तो उन्होंने बोला हमारे पास तो अबव 18 इयर्स बच्चे रखने के लिए परमिशन नहीं है, तो कहाँ ले जाए? अब कहाँ जाए भाई? क्योंकि मैं देखती रहती हूँ बच्चा को, तो मुझे खराब लगता है, क्योंकि मेरा भी एक बच्चा ऐसा ही है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप DM के पास जाओ। चलो मैं और मेरा हस्बैंड गया DM के पास।
भाई क्या करे इस बच्चे को? आप तो कहीं तो एक जगह के इसके छत के ऊपर एक छत तो होना चाहिए. गिव हिम अ रूफ एटलीस्ट ऑन हिज हेड. वो बच्चा बाहर ही रहता है, वर्षा आता है तो ही भीगता रहता है, गर्म पड़ता है तो ही भूखता रहता है. बस दो टाइम उसको खाना मिल जाता है. तो उसको प्लीज गिव हिम अ रूफ. मैंने ऐसे ही बोला डीएम को, प्लीज सर एटलीस्ट टेक हिम टू अ प्लेस सो दैट ही डज नॉट रिमेन इन द स्ट्रीट. अच्छा जो भी हो, बहुत कुछ करते हुए उसको कहाँ लेके गया? साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट ऑफ त्रिपुरा. वो अच्छा एक बड़ा साइकियाट्रिक हॉस्पिटल है, उधर लेके उसको रखा. Anyhow, very sad that boy expired after 6 months after being taken to the psychiatric department. So that is the condition. आप डीएम के पास जाओ तो डीएम बोलता है उधर जाओ, नोडल ऑफिसर के पास जाओ, डिसेबल कमिश्नर के पास जाओ तो नेचुरली शी इज अ वेरी गुड लेडी बट शी इज ओवरबर्डन्ड विथ वर्क. तो क्या करें हम लोग? कहाँ जाए? वेयर टू गो? जो अनिता जी आप कह रहे हो ना, मुझे दो तीन विचार सूझते हैं. आई एम श्योर हमारे बाकी साथियों का अनुभव है. एक सच्चाई कड़वी ये भी है कि पहले बहुत होता था, अभी भी होता है. कोई भी दिव्यांगजन, कोई भी ऐसा व्यक्ति पाया जाए तो उसको पुलिस या डीएम या मैजिस्ट्रेसी मेंटल हॉस्पिटल भेज देती है. हाँ. जो हर तरीके से गलत है. मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो है वो मानसिक रूप से दिव्यांगजन या बाकी कोई लाचार दिव्यांगजन है या उसको सपोर्ट की जरूरत है, उसकी जगह मेंटल हॉस्पिटल नहीं है. ये एक बड़ी बहुत कड़वी सच्चाई है. हम लोग जो कुछ अस्पतालों में इबास को इंक्लूड करें, थोड़ा सा आपको बताऊं, सबको आइडिया ना हो, हमने पिछले 25 सालों में हमारा लॉन्ग स्टे पेशेंट 0 ला दिया है. जो पुराना शादरा का मेंटल हॉस्पिटल था, अभी इबास है, वहां कोई लॉन्ग स्टे पेशेंट नहीं है. सारे बेड सिर्फ रैपिड टर्नओवर के लिए. तो ये एक सामाजिक सच्चाई है. उसके साथ साथ मैंने एनएचआरसी की तरफ से अस्पताल भी देखे हैं बंगाल में और बाकी राज्यों में, जहां अभी भी पुराना ही हाल है, 40-50 साल पुराना जैसा. तो ये एक सच्चाई है. मुझे एक भी डिलेमा और सूझता है. मैं सच में इस ओकेजन को अपने लिए रिफ्लेक्शन का भी मौका देख रहा हूँ और अपनी लर्निंग के लिए. जो एक तरफ हमारे साथी ने बात बताई, सर्टिफिकेट के असंतुष्ट हो, बाकी 4 चीजें हैं समाज में है. दूसरी तरफ निमैंस और सीआईपी जैसे संस्थान है. हमारे अस्पताल में मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में सारे जनरल वार्ड, इस साल मैंने 15 साल की मशक्कत के बाद सारे वार्ड एयर कंडीशन करा दिए. आप गौर करें, एक मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन के सारे जनरल वार्ड्स विच आर टोटली फ्री, टोटली आर एयर कंडीशन. तो जैसे मैंने शुरू में अपनी 20-30 मिनट में कोशिश करी थी ना, कि हम अपने आप को कहाँ आके कौन से मुद्दे पे ज्यादा काम करें, वो अलग अलग रहेगा. भाई या तो मैं बिल्कुल जो यौन शोषण होता है उसी पे लग जाऊं, या जो सड़क पे मारपीट होती है दिव्यांगजनों के साथ उसी पे लग जाऊं, या मैं 4-5-6 लेवल का एक साथ काम करूं. मुझे हर लेवल पे बुरी संतुष्टि नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ ना कुछ जितना हो सकता है हो पाएगा. तो मुझे बड़ी खुशी है, मैं आपके साथ सबके साथ शेयर करूं. वी आर लाइक अ फैमिली. 15 साल से मेरी मेहनत थी व्हेन आई एम नॉट ओनली द डायरेक्टर. और हमारी दोस्त भी, शायद मधु जुनेजा भी यहाँ है, और बाकी साथी हैं जो इबास देख चुके हैं. मुझे बड़ी खुशी है कि इस साल गर्मियों में मैं अचीव कर पाया हूं, जो मुझे लगता है आने वाले सालों में कंटिन्यूड रहेगा. ऑल वार्ड फैसिलिटीज आर एयर कंडीशन. तो एक नेक्स्ट लेवल की है असर्शन ऑफ राइट्स. यू नो, हमारे जैसे बड़े देश में बहुत मुश्किल है. आप जो त्रिपुरा की सुना रहे हो कहानियां, वो जाहिर है दुख की है. जैसे बुलाने हमने कहा, कब कम से कम हमें इतना होगा, जो मैंने अपनी शुरू में कहा, कि हमें इतनी तसल्ली हो जाएगी, चलो भाई लेवल 1 और 2 का जो टॉप प्रायोरिटी है वो एक्सप्लॉइटेशन और अब्यूज हमने कंट्रोल कर लिया, है ना. 4 लेवल में से कम जो बिल्कुल अमानवीय या क्रूर व्यवहार है या शोषण है, फिजिकल या यौन शोषण, वो क्या हम पूरी तरह बंद कर पाए या मोटे तौर पे बंद कर पाए, वो अपने आप में बहुत बड़ा लक्ष्य. वेरी ट्रू सर. और ये राम सकल साहनी जी, जी राम सकल साहनी जी बोलिए.
हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ जी। सर, पहली बात तो ये कहना चाह रहा था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने हैंड रेज किया था कि मुझे भी कुछ बोलना था एक्चुअली। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, दिव्यांगता को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं, जागरूकता की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरत है हमारे इंस्टीट्यूशंस को, जो इंस्टीट्यूशन डिसेबिलिटी के सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो 3000 से कहीं ज्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंडिया में इस समय डिसेबिलिटी के सेक्टर पे काम कर रहे हैं, और ट्रेनिंग सेंटर्स भी। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भी ये कहती है कि जहाँ कहीं भी ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं वहाँ पर स्पेशल स्कूल होना अनिवार्य है। परंतु अगर हम देखें, अगर सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर्स को हम देखें तो मेरा जहाँ तक निगाह जा पा रहा है, 90% ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ पर स्कूल केवल ऑन पेपर है। दिव्यांग बच्चे घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, और उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। जिस किसी दिन आरसीआई की जांच होती है और ये समाज कल्याण विभाग की जांच होती है, विकलांग कल्याण विभाग की जांच होती है, वहां पर वो सारे बच्चों को जाते हैं, लालच दे करके लेकर के आते हैं, बैठाते हैं, और उसके बाद जाते समय उनको एक एक पेन, एक एक कॉपी या ऐसी कोई वस्तु दे करके उनको फिर वो छोड़ देते हैं। फिर बीच में तब तक उनकी कोई खबर नहीं लेता जब तक कि वहां पर पुनः कोई जांच न आ जाए। तो ये भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग भी इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं जहाँ मैं बोल रहा हूँ, इनकी ट्रेनिंग सेंटर्स भी चल रही है। दिव्यांगता को लेकर के ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए। अगर काम कर रहे हैं तो सीरियसली कीजिए। पैसा कमाने के लिए अगर है तो किसी और बिजनेस में चले जाइए, लेकिन दिव्यांगता के क्षेत्र में इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। मैं 1995 से इस फील्ड में हूँ, जबकि PWD की शुरुआत हो रही थी। उस समय से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैंने कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम किए। 7 साल मैंने एज ए सोशल वर्कर काम किया, 14 साल एज ए स्पेशल एजुकेटर काम किया, उसके बाद 7 साल एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया, एज ए प्रिंसिपल काम किया, एज ए कोऑर्डिनेटर काम किया। मैंने बनारस में काम किए, गुजरात में काम किए, तमिलनाडु में काम किए, कोलकाता में काम किए। सब जगह मैंने विजिट करके देखा। बहुत दर्द होता है जब शेयरिंग की बात होती है ना, और खासतौर से ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर आलोक जी इस तरह की मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत तकलीफ होती है सुन करके। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए हकीकत में जिन्हें सोचना चाहिए वही नहीं सोच रहे हैं, और पेरेंट्स तो हर तरीके से लूटे जा रहे हैं। जब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं बच्चे की ट्रीटमेंट कराने के लिए, डॉक्टर उनको दुनिया भर का MRI कराओ, CT स्कैन कराओ, जितने डॉक्टर के पास जाएंगे उतने सारे पैसे, लाखों की संख्या में जो कुछ भी है। बहुत सारे लोगों ने अपने घर बेच दिए, जमीन बेच दी, जायदाद बेच दी, जो कुछ था सब बेच दिया, और बच्चे को अच्छा बनाने की कोशिश की, कुछ भी नहीं हुआ। अंततः अगर कोई अच्छी संस्थान में चले गए तो उनको जरूर इम्प्रूवमेंट मिला है, और इम्प्रूवमेंट 101% मिलेगा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक संस्थान है किरण सोसाइटी के नाम से, वाराणसी में। बहुत कई लोग इसमें जानते भी होंगे। वहां पर है जेन्युइन काम होता है, कई सारे डिपार्टमेंट हैं। डॉक्टर संगीता JK वहाँ की डायरेक्टर हैं, और वो मन से काम करती हैं उन बच्चों के साथ में। मैंने खुद भी जिन एक बच्चों के साथ में काम किया, वे बच्चे आज, जब एक समय था जब वो बच्चा परिवार के ऊपर डिपेंड था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उन बच्चों के साथ जिनके साथ हमने काम किया है, आज परिवार उनके ऊपर आश्रित है। वो इस मुकाम तक पहुंचे। अगर मेहनत किया जाए, अगर काम किया जाए, तो निश्चित रूप से दिव्यांगता एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, अभिशाप नहीं है। और निश्चित रूप से उनके ऊपर और उनके साथ काम करने से उनके अंदर प्रोग्रेस आएगा। समाज के जितने मजबूत अंग दिव्यांग व्यक्ति हैं, उतने मजबूत अंग तो कोई नहीं है। इसलिए क्योंकि समाज की जो पीड़ा है उन्होंने सही है, और उस पीड़ा को सहने के बाद अगर उनको कामयाबी हासिल हुई है तो उससे ज्यादा मजबूत व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। ऐसा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और कोई बड़ी चीज नहीं कहना चाहता हूँ। दिल में तो बहुत कुछ कहने को है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातें जब कभी मन में आ जाया करेगी जरूर बोल दिया करूंगा। धन्यवाद आलोक सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। का तो एक्सपेरिमेंट जो है कि दिख रहा है मशवरा में। राम सकल जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, खास करके ये RCI के इंस्पेक्शन के दौरान ऐसा होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसा करते हैं। मैं भी कभी कभी इंस्पेक्शन में जाता हूँ तो पता चल जाता है। तो वहां पर थोड़ा सा जो इंस्पेक्टर जाता है उसकी भी सेंसिटिविटी होनी चाहिए। अगर वो समझ ले इस बात को तो डेफिनेटली जो RPD एक्ट में सबसे पहली बात इसको लिया गया है
अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्थान अगर किसी तरह का भी अगर कोई भी एक्सप्लॉयटेशन देख रहा है, किसी तरह का भी कुछ देख रहा है, तो उसको कॉग्निजेंस लेना बहुत जरूरी है। और बहुत अगर जरूरी एक व्यक्ति कॉग्निजेंस ले ले, थोड़ा सा असर तो होता है, लेकिन आने वाला समय सुधर जाता है। जी सर, बातें करने से नहीं होती है एक्चुअली। और निश्चित रूप से अगर मान लीजिए हम लोगों में से कोई भी है जो इंस्पेक्शन की टीम में ही गया और अगर वो अपनी ईमानदारी दिखा देना तो 1% सुधार तो वहीं से भी हो जाए, जी इसमें जी कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि जो इंस्पेक्शंस में भी जाते हैं ना, तो वो भी आपको पता ही है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है और इस प्लेटफॉर्म पे मैं बोलना भी नहीं चाहता। और नहीं, बोलना रिहेबिलिटेशन पड़ेगा। काउंसलिंग अभी अभी वार्तालाप जब हम शुरू करेंगे, इस बात को उठाएंगे, तभी ये बंद होगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बोलने में बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो लोग प्रोफेशनल हैं, सबसे बड़ा शोषण तो दिव्यांगों का वही कर रहे हैं। नहीं, मैं तो देखा हूँ, मैं थोड़ा बदनाम हूँ अपने, राम सकल जी, मैं थोड़ा बदनाम हूँ अपने सेक्टर में, आरसीआई वाले में, सब जगह की आप बोल देते हैं। तो अगर आप बोल देते हैं तो कोई खराबी नहीं है, थोड़ा सा आपको घाटा लगेगा, लेकिन आप तो कम से कम अपना काम कीजिए, ये मेरा एक मानना है। जी रुपेंद्र जी, सीए रुपेंद्र सिंह जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर, पहले तो मैं राम शकल जी से हर एक बात से उनकी सेटिस्फाई हूँ, और मेरी काफ़ी सारी बातें जो थी वो राम शकल जी ने ही एक्सप्लेन कर दी हैं, क्योंकि मैं खुद एक ऑटिस्टिक बॉय का मैं पेरेंट हूँ। मेरा बेटा है 4.5 साल का और ही इज ऑटिस्टिक। और मतलब मैंने खुद सर देखा है कि मतलब पिछले 1 साल से पीछे, मतलब 3.5 साल में हमें डायग्नोज हुआ था कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है, और उसके बाद 1 साल हो गया हमें कभी इस थेरेपी करवा, कभी वो थेरेपी करवा। मतलब एक बात तो ये है, जैसे सोनू भोला जी ने बोला कि हाँ भी कि सिर्फ 2500 रुपए तक सीमित है, पर अगर कोई 2500 से ऊपर की बात भी सोचता है, अपने बच्चे को ठीक करने के बारे में सोचता है, अपने बच्चे को एक नॉर्मल लेवल पे लेके आने के लिए सोचता है, तो उसकी सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं ये प्रोफेशनल्स, सबसे ज्यादा। ये मैंने खुद देखा सर, कि अगर मैं तो ये सोचता हूँ कि चलो हमारे पास तो, चलो मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हूँ, मेरा ब्रदर सीए है, तो हम तो चलो अफोर्ड कर रहे हैं, अपने बच्चे की थेरेपी करवा रहे हैं, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एटसेट्रा, स्पेशल एजुकेशन। पर मैं ये देखता हूँ सर, मेरे सामने ही कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बेचारे इस क्राइसिस में लोन ले रहे हैं अपने बच्चों की थेरेपी करवाने के लिए, और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब तक लीव की है, और उनके साथ जो ये स्पेशल एडुकेटर्स हैं, ये जो प्रोफेशनल्स हैं, तो इतना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्योंकि हमारे को तो मालूम नहीं होता, हमारा तो ये फील्ड ही नहीं है कि हमारे को कि हाँ भी इस बच्चे की स्पीच थेरेपी नॉर्मल बच्चों से अलग होएगी, इस बच्चे को ओटी की जरूरत है कि नहीं है, अब हमारे को पता लगना शुरू हुआ। तो मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि अपने सिर्फ फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए क्या कि जितनी देर ज्यादा बच्चे को वहां पे रखा जाए, उतनी देर का ही उनको जो पर एनम तो छोड़ो, पर मंथ छोड़ो, पर डे के हिसाब से चार्जेस। ये मतलब कि अगर आपने एक थेरेपी करवानी है तो 400 रुपीज पर डे पर आवर, और कोई जगह पे 45 मिनट्स के आपको 500 रुपया देना। तो मतलब अगर आप 2 थेरेपी भी करवाओ बच्चे की रेगुलर रूटीन में, तो आपका 1000 रुपया रोज का खर्चा है। तो इसका मतलब अगर आपको 30 डेज, उसमें से 4 हम हॉलीडेज को निकाल दें, तो 26 डेज अगर आपको थेरेपी करवानी है, तो आप यू शुड हैव 26,000 रुपीज पर मंथ फॉर योर स्पेशल चाइल्ड, जो सिर्फ ये प्रोफेशनल्स को जाएगा। और उसके बाद भी आपको नहीं मालूम कि जो काम फॉर एग्जांपल बच्चे का 3 महीने में होना चाहिए, उसके ऊपर 12 महीने लगाए जा रहे हैं। जो काम बच्चों का 6 महीने में प्रोग्रेस आपको दिखनी चाहिए, जो बच्चे की आपको उसके ऊपर वो आपको 1.5 साल लगाएंगे। और ये हमारे साथ खुद हुआ है सर, हम मतलब मैं किसी की एग्जाम्पल नहीं लूंगा, ये मेरे साथ खुद हुआ है कि हमारे को बोला गया कि इस बच्चे को सिर्फ स्पीच डिले है, तो हमने स्पीच थेरेपी शुरू करवा दी बच्चे की। ठीक है, चलो हमें बोला गया कि ये 15 या 20 दिन की स्पीच थेरेपी होती है, इसमें आपका बच्चा जो है मम्मा पापा ये वगैरह एटसेट्रा बोलना शुरू कर देगा। अच्छा, जब 15-20 दिन हुए तो उन्होंने बोला नहीं सर, अभी ना ये बच्चा थोड़ा सा डिले है, आपको कम से कम 1 महीना और लगाना पड़ेगा। तो ठीक है जी, हमने कहा नो प्रॉब्लम, हमने 1 महीना और लगाया। अब उसके बाद बच्चे को ऐसे 3 महीने हो गए। अगर मेरी मिसिस कुछ पूछते थे उनसे कि हमें कौन सा टॉय लेना चाहिए, बच्चे को घर पे कैसे बात करनी चाहिए, तो बिल्कुल भी वो कहते थे आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 घंटा आप हमारे पास ले आओ, दैट्स ऑल।
तो मतलब मैं ये देख के हैरान हूं कि 1 घंटा जो बच्चा वहां पे रहेगा और 23 घंटे बच्चे ने हमारे पास रहना, पेरेंट्स के पास रहना, तो हमें 23 आवर्स में बच्चों को ज्यादा गेन करेंगे तो 1 घंटे में करेंगे। तो मतलब वही चीजें हमें 3 महीने बाद एक्सप्लेन की जा रही है कि नहीं सर आपको ये करना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था। तो आप हमारे को पहले हफ्ते में ही बोलो ना कि सर आपको ऐसे रेडी करना है, तो आप क्यों उसके ऊपर 3 महीने लगा रहे हो? तो इन बच्चों के लिए सर मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा प्रीशियस होता है टाइम, और इन बच्चों का ये टाइम जो खराब किया जाता है ना, चाहे वो बच्चा आईडी का है, चाहे वो बच्चा ऑटिस्टिक है, कोई भी डिसेबिलिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से उसका टाइम। अगर जितनी अर्ली इंटरवेंशन के ऊपर आपने भी कई सेमिनार्स लगाए हैं, कभी वेबिनार्स लगाए हैं, तो अर्ली इंटरवेंशन का रोल अगर पेरेंट्स समझते हैं तो पर वो स्पेशल एजुकेटर नहीं समझते। तो मेरे हिसाब से एक ऐसा बेंचमार्क होना चाहिए कि जैसे अभी राम शरण जी ने बोला कि हाँ भाई कि एक आरसीआई को एक ऐसी बेंचमार्क बनाना चाहिए, गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि आप अगर किसी बच्चे को लोगे तो उसकी थेरेपी का ये बेंचमार्क होना चाहिए। और मतलब मैं ये सर ये सोचता हूँ कि पर्सनली पहली बात तो मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, पहली बात तो अगर यहाँ पे 100 बच्चों की अगर मैं एग्जांपल लूँ, उसमें से अगर मान लो कि 10 बच्चे या 5 बच्चे भी अगर ऑटिस्टिक होते हैं, तो 5 बच्चों के पहली बात तो 3 बच्चों के पेरेंट्स को ही नहीं पता लगेगा कि हाँ भी कि वो ऑटिस्टिक है। वो जब बच्चा 8-10 साल का हो जाएगा तब पता लगेगा। और जब उन बाकी 2-3 की बात करता हूँ, जो 2 रह गए जिनको पता लग गया, उन्होंने थेरेपी वगैरह करवानी शुरू कर दी, ठीक है ना, क्योंकि वो अफोर्डेबल थे। अब इसके साथ एक हम असम्पशन लेके चल रहे हैं कि वो अफोर्डेबल है, तब वो थेरेपी करवा रहे हैं। अगर मान लो कोई अफोर्डेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी, मैं ये सोचता हूँ कि रिक्शे वाले के बच्चे को ऑटिज्म हो जाए, या कोई फॉर एग्जाम्पल की अगर कोई ऐसा पर्सन जिस बेचारे की सैलरी ही 15,000 रुपया पर मंथ है या 10,000 पर मंथ है, तो इसका मतलब इन सिंपल वर्ड्स वो अपने बच्चे को ठीक नहीं कर सकते। इन सिंपल वर्ड्स अगर उसको पता भी होएगा, वो नॉलेज गेन करेगा भी यूट्यूब से या सोशल मीडिया से, पर उसके पास सर थेरेपी के लिए इतने पैसे नहीं। तो मतलब मैं सर ये मानता हूं कि ये भी एक एक्सप्लॉयटेशन है। एक तो एक्सप्लॉयटेशन है कि जो पढ़े लिखे नहीं है वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, एक तो एक्सप्लॉयटेशन वो है जो पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पे हमारा सर डिफरेंस आ रहा है लिटरेसी और एजुकेशन। मतलब लिटरेसी का रेट ज्यादा हो रहा है, एजुकेशन का रेट अब्दुल कलाम वाली सोच के पर्संस, उनकी एजुकेशन का रेट जो है कम हो। तो मतलब ये एक मेरा सर पॉइंट है, क्योंकि मैं खुद एक पेरेंट हूँ और मैंने मतलब इवन कि मैंने यहाँ तक अब डिसाइड कर लिया है कि मतलब कि मैं अपनी मिसिस को इसके ऊपर एक स्पेशल एजुकेशन करवाऊंगा, एंड वी शुड स्टार्ट ए फ्री स्कूल इन पंजाब फॉर ऑटिस्टिक पर्संस। तो मतलब कि जिसके ऊपर कोई भी टेंशन ना हो किसी को। अगर कोई रिक्शे वाले का बच्चा है उसको भी हमने 2-3 घंटे अगर मंदिर गुरुद्वारा साहब जो जाना है ना, तो हम वही 2-3 घंटे इन बच्चों को दें। तो मतलब दैट्स माय व्यू। तो इसके ऊपर सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप ये जो प्रोफेशनलिज्म है ना इस फील्ड में, वो मतलब वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए। करो प्रोफेशनलिज्म, पर इतनी नहीं कि हाँ भी कि एक्सप्लॉयटेशन में कन्वर्ट हो। थैंक यू सर। ठीक। मेरी ना पिछले कुछ सालों में मेरे कुछ दिल्ली के मित्रों से और यंग साथियों से अक्सर ये मुश्किल रही है कि ये जो वर्ड हमारे साथी रुपिंदर जी यूज कर रहे हैं ना, उसका इस्तेमाल ही अलग होता है। मेरी समझ में प्रोफेशनल का मतलब है जो अपना पेशा कार्यदक्षता से निभाए और जो मुनासिब फीस है उतनी ले और सही गाइड करे। माफ करें, कम से कम दिल्ली में इफ नॉट पूरे उत्तर भारत में प्रोफेशनल वर्ड का आप जो रुपिंदर जी इस्तेमाल कर रहे हो ना, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मेरे बहुत सारे यंग साथी कहते हैं सर वो तो बड़ा प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल मतलब पूरा कमर्शियल है। तो वर्ड प्रोफेशनल का जो इस्तेमाल है ना, कम से कम दिल्ली में और उत्तर भारत में, उसके 2 सिक्के हैं, 2 पहलू हैं एक ही सिक्के के। मैं रुपिंदर से बिल्कुल सहमत हूँ और बाकी साथियों ने जो कहा, बल्कि आलोक आई एम श्योर आप और हम भी एग्री करेंगे कि जो एब्यूज है, एक्सप्लॉयटेशन की बात है, वो सिर्फ वो मुद्दे नहीं है जो हम प्रणालीगत बात करते रहे हैं। ये जो एक्सप्लॉयटेशन और एब्यूज है उस व्यक्ति का, परिवार का, बाय सोसाइटी, एजेंसीज ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली बाय प्रोफेशनल्स, also be recognized as abuse and exploitation. Yes, very because true. वो परिवार, वो माँ बाप इतने उत्सुक हैं
सिंसियर है लेकिन लाचार है, या जानकारी के अंदर में रखते हैं और या विश्वास कर लेते हैं। तो ये जरूर एक आज उभर के निकला है जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि अब्यूज और एक्सप्लॉइटेशन का ये पहलू भी आरसीआई और बाकी द्वारा हो। मुझे आई गेस मुश्किल है। एक मुद्दा है, आप सब बाकी लोग भी बताएं, जितनों बोला वो या बाकी आने वाले। भाई मुझे लगता है कि जैसे सही मायने में वर्ड प्रोफेशनल यूज करें, गलत तरीके से नहीं। अगर प्रोफेशनलिज्म बढ़ता है समाज का और दिव्यांग जन की हर एक स्थिति के बारे में, हर जरूरत के बारे में प्रोफेशनल सर्विस होनी है, मोस्टली फ्री हो, सरकार सपोर्टेड, या जहां पेड भी हो तो रेगुलेटेड हो, वहां कंज्यूमर एम्पावरमेंट जवाब है ना। उपभोक्ताओं का सशक्तिकरण होना होगा, जो भी सर्विस है। The moment disability services have become diversified and professional, the first need is the empowerment of the consumers and of course redressal if that is not done. मुझे नहीं पता है आरसीआई कितना कर पाती है। एमसीआई और आरसीआई जैसी संस्थाएं कोशिश करती है, लेकिन मुझे लगता है बदनामी रहती है कि एमसीआई आरसीआई कितना रेगुलेशन सच में करती है या कर पाती है या नहीं कर पाती है, you know? इसमें एक और चीज है कि जो एक इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशंस या एथिकल पॉलिसीज है, उस चीज की कमी है सेक्टर में, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस के बीच हो, चाहे वो पढ़ाने में हो। और एक जो सामाजिक जो बदलाव आया है कि हमें कमाना है, आज के जनरेशंस का जो व्यू है कि हमें कितना कमाना है, कितना लूटना है, तो वो भी एक मुद्दा, सामाजिक परिवर्तन का भी मुद्दा आया है इसमें। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज है इनसे कहूंगा, जो भी पेरेंट्स या फीस या इस तरह की बातें करते हैं, आप खुद सोच कर देखिए कि क्या वह जो मांग रहा है, जो पेरेंट्स मांग रहा है, क्या वह सही मांग रहा है या नहीं मांग रहा है। तो मैं अगेन वही बात कहूंगा कि यू कैन आस्क एंड रेज द क्वेश्चन, व्हाई आर यू आस्किंग दिस मच ऑफ मनी, व्हाट इज द रीजन। बेसिकली क्या होता है कि पेरेंट्स वहां परेशान होके जाते हैं या फिर इंफॉर्मेशन उनके पास कम होता है और फिर वहां से उनका एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट होता है। और खास करके आपने जो कहा कि जो बच्चे के माँ बाप पे नहीं कर सकते या कम पढ़े लिखे हैं, तो वहां पर भी होता है कि एक मुद्दा ये दिमाग में बैठा रहता है कि जो स्पीच थेरेपिस्ट या जो थेरेपिस्ट, सो कॉल्ड थेरेपिस्ट ने कह दिया कि आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है और मैं इसको ठीक कर दूंगा, बच्चा सही हो जाएगा। लेकिन डिसेबिलिटी इट इज नॉट ए मेडिकल इशू, वो कभी सही नहीं होगा। लेकिन यस, हमें उसका जो अगर हम उसको कोई भी चीज उसमें सुधार लाना चाहें, हम उसको एक जीवन में इंडिपेंडेंट करना चाहें, तो वो हो सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि ऑटिज्म सही हो जाएगा आपका मेरे स्पीच थेरेपी से, तो वो नहीं होगा। इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं वो समाज में आना, ये पेरेंट्स को पहुंचना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमारा बच्चा थेरेपी से सही हो जाएगा? मैं आज भी देखा हूं सर कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, 25 साल 30 साल 35 साल का बच्चा हो चुका है, बट ही इज वेटिंग कि मेरा बेटा जो है सही हो जाएगा, ये दवाई खिला दो, ये कुछ करा दो, उससे कर दो, इससे सही हो जाएगा। सही होना मीन्स आप उस रिग्रेशन से नहीं बाहर आए हैं, आप उस बच्चे को एक्सेप्ट किए। तो वो एक्सेप्टेंस का भी एक पेरेंट्स के व्यू में, मतलब पॉइंट में है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये चीज एम्पावर होने की जरूरत है यहाँ पर। जी मैं देखूंगा अर्चना राव जी। अर्चना राव, आई थिंक हैज बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। या प्लीज। गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच सर। इनफैक्ट मुझे जैसे ही पता चला मैंने ये सेशन ज्वाइन कर लिया। आई एम बेसिकली फ्रॉम बॉम्बे। मतलब मेरी हिंदी एकदम अच्छी नहीं है, आप जितने बात कर रहे हैं मैं कोशिश करूंगी। मैं खुद एक स्पेशल एजुकेटर हूँ, 20 साल काम कर चुकी हूँ इस लाइन में, एट डिफरेंट प्रोफाइल्स, एज अ टीचर, एक ट्रेनर के तौर पे, कंटेंट, करिकुलम वगैरह सब कुछ किया हुआ है। एंड काफी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल के साथ काम किया है, मतलब सोशल स्टेटा ऑफ बोथ चिल्ड्रन एंड इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज के साथ। इनफैक्ट सबकी बातें सुनकर ऑफ कोर्स काफी सारी चीजें, मुद्दे बाहर आई है। और जब अब्यूज की बात करते हैं, मुझे लगता है सेंसिटाइजेशन एट ऑल लेवल्स तो हमें करना है। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे स्कूल्स में ये देखा है कि जैसे कुछ कुछ बच्चे हैं जो जैसे काफी साल तक स्कूल में हैं एंड दे हैव बिकम अडल्ट्स, मतलब 15 साल 16 साल 17 साल के हो जाते हैं, और वो दिखते क्यूट है, डाउन सिंड्रोम है या ऑटिज्म है, दिखते क्यूट है ना,
तो खुद टीचर्स भी ऐसे इमोशनल उसको बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं. आई थिंक दैट इज ऑल्सो सेंस ऑफ अननोन अब्यूज, बिकॉज मैंने खुद ये करेक्शंस काफी सेंटर्स में किया जहां मैं एसोसिएटेड थी, एंड आई एम श्योर द पेरेंट्स एंड द टीचर्स दे वर वेरी अंडरस्टैंडिंग. बट मैं इसीलिए लेकर आ रही हूँ क्योंकि बहुत बार ये होता है, हम एक 20 साल के नौजवान या एक यंग गर्ल को जो डिसेबिलिटी है और वो दिखते क्यूट है या डाउन सिंड्रोम है, उनको ना जाके क्यूट बच्चे की तरह ट्रीट कर, वी पुल देयर cheeks and we say अरे कितने क्यूट है. आई थिंक समवेयर वी आर डिसरिगार्डिंग द ह्यूमन बीइंग. वो तो पहली बात है. दूसरा मुद्दा ये आता है कि जब आप रिहैबिलिटेशन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स, यस आई नो, आई हैव बीन अ रेमेडियल एजुकेटर, एंड मुझे याद है बहुत सारे मेरे जो साथिया थे, मतलब 10-15 years ago I'm talking about, मैं जब कुछ छोटी सी फीस चार्ज करती थी एज ए रेमेडियल एजुकेटर, पर्सनल इंडिविजुअल 1-to-1 करने के लिए, वो लोग मुझे लिटरली बोलते हैं, अरे क्या कर रही हो, ये लोग तुम्हें ज्यादा दे सकते हैं. ऐसे ज्यादा दे सकते हैं का क्या मतलब है? मतलब द फैमिली इज रिच. ऐसे फैमिली इज रिच, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट. मैं तो अपना काम करने जा रही हूँ, तो फैमिली इज रिच तो मुझे क्या लेना देना. बट आई यूज्ड टू ऑलवेज कंटेम्पलेट कि एक फैमिली कितनी सारी थेरेपीज के लिए, चाहे उनके पास लाखों हो या कुछ भी ना हो, कितनी थेरेपीज एक बच्चे के ऊपर उन्हें करना पड़ता है, मेडिकली, इमोशनली, देयर आर सो मेनी थिंग्स दे हैव टू स्पेंड ऑन. एंड today it has become like, I can understand what the parent just इसके पहले जिन्होंने बात की, it's very emotionally disturbing. चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो, why must you spend on every commercial, मतलब it is not a कपड़े का दुकान ना, आप मतलब ऐसा लग रहा है कि जाओ आओ जाओ, and people are confused. And to be very frank, with so much of workload, with so much of work stress, some parents are not having time to get into this dialogue. किससे बात किससे करें, कितना टाइम स्पेंड करें, तो वो दे के चले जाते हैं कि बच्चा चलो 4 घंटा तो 4 घंटा कहीं है. एंड इस पैंडेमिक में इतना बुरा हालत है, पेरेंट्स आर सेइंग, मतलब मैं एक छोटा सा इनिशिएटिव चलाती हूँ कॉल्ड चेयरफुल कनेक्ट, जहाँ पे मैं डिसेबिलिटी के स्पेस में काफी लोगों को वो लोग आते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, हम लोग प्रोएक्टिव कॉन्वर्सेशंस करते हैं एंड एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते हैं. दैट्स माय पर्पस. तो पिछले 7 साल से ये चल रहा है. वी हैव अबाउट 3 to 4 ग्रुप्स, एंड पेरेंट्स या प्रोफेशनल्स या जो भी मुझे कॉल करते हैं, जैसे अरे ये लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग फिजियोथेरेपी का दे रहे हैं, मैं अपना ऑफिस का काम करूं या फिजियोथेरेपी करूं, मतलब कैसे, हाउ डू आई डू इट? essential services है तो भी बच्चे का रिस्क. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आई ऑल्सो हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू राइट प्रपोजल्स फॉर फंडिंग. और एक ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे अप्रोच किया पैंडेमिक में बच्चों का कोविड ये वैक्सीनेशन के लिए. एंड इट वाज सो सैड, जब मैं वो प्रपोजल लिख रही थी और थोड़ा सा रिसर्च पे जा रही थी, तो मुझे सब इतना आई फेल्ट पर्सनली वेरी बैड दैट दे आर द लास्ट पीपल टू थिंक. वी थॉट इवन इन पैंडेमिक सबके लिए एक से समान धक्का दिया, लेकिन डिसेबिलिटी के बारे में सबसे लास्ट हमने सोचा कि इनको अभी अलग से कैसे वैक्सीनेशन कराया जाए, जबकि हम हर बार चिल्ला के गवर्नमेंट को ये बोलते हैं कि इनको पहले कराओ तो बाकी लोगों की तो ऐसे भी हो जाएगी. We always say this, at least in the disability sector, my professors taught me this, that when you start thinking about a world which is disability friendly, automatically everybody knows how to live in it. हम तो उल्टा सोच रहे हैं, हर बार पहले सारे लोगों को बचा लेते हैं, फिर बचे कुछ, अच्छा इनको चलो अरे ये तो रह गए, मतलब इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग ऑन द रिजॉर्ट एंड इट हर्ट्स. तो मेरा ये कहना है कि आई थिंक एट एवरी लेवल, वेदर इट इज एडुकेटेड और प्रोफेशनल पीपल और पेरेंट्स और एवरीबडी, मैं कोशिश करती हूँ अपने तरफ से कि उनको एम्पावर करूं. और मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि यू आर दैट स्टार्टिंग पॉइंट. इनफैक्ट एक पेरेंट ने मुझे फोन किया था कि अर्चना, मुझे अपनी बेटी को ना 12th के बाद कॉलेज में डालना है. शी इज स्लो लर्नर एंड बॉर्डरलाइन माइल्ड इंटेलेक्चुअली चैलेंज. तो लेकिन वहां पे उनके पास कोई प्रोविजन नहीं है. तो मैंने बोला, तो यू आर द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दैट कॉलेज. आप जाओ, आप उनसे बात करो, आप उनसे इनिशिएट करो कॉन्वर्सेशन, आप स्टडी करो, चाहिए तो मैं आपको हेल्प करती हूँ, एंड लेट अस प्रिपेयर अ पेपर ड्राफ्ट. What are the provisions we need? And I'm very happy to say, sir, कि उस college में, in fact, I was an alumni of that college, and I was grateful that I could put this thing forward to my principal, and we have conducted a workshop, and now they are thinking about how to have a disability inclusive space and program.
और ये बहुत बड़ी बात होती है कि वी हैव टू एंश्योर दैट द पेरेंट इज नॉट और whoever is approaching you for help is not just going back listening to all the ज्ञान, अरे हाँ मुझे सब आता है, आप सुनिए मेरी बात, वैसा नहीं होना चाहिए. It should be where we have empowered them to the level that they take action. Because बहुत बार मैंने ये देखा, ये जो प्रोफेशनल्स हैं, काफी सारे लोग हैं, they come up with such amazing motivating conversations. उसके बाद आप वापस मेरे पास ही आइए, क्यों? क्योंकि मैं आपको कंसल्टेशन दूंगी. अरे why? I do free consultation almost 100 or 200 in a year. Why does it not matter to you? Because you're here. In fact, as an educator, I know I will struggle the next time if the child is not in the right from the right sense of the family. It will be difficult for me to work with the child. हमें खुद अपने प्रोफेशन को बचाने के लिए हम लोगों को एम्पावर करना जरूरी है. It is not right to exploit it in the other way. So I just sorry I took a little time, but I thought I'll share it. Great. No, I think that is very good, Archana. आप शायद नहीं रहे हो, हम लोग पहले बहुत बारी बात कर चुके हैं अबाउट जो आपने मुद्दे कहे सब सही है. ओवर प्रोटेक्शन बाय फैमिली इंक्लूडिंग कंटिन्यूइंग टू सी देम एज किड्स एंड only level wise. I'm also prompted to say, जो मैंने पहले शुरू में नहीं कहा, पहले आधे घंटे में, there is not only politics within the sector of disability, there is also stratification. Yeah. दिव्यांगता के क्षेत्र में भी वर्गीकरण है, बहुत लेवल का. सेकंड जो आपने कहा सही है, आई वांट टू पॉइंट आउट, RPWD हमने पहले बात करी है मशवरा में. RPWD में सेक्शन 8, 2 and 3 subsections are specifically for disabled persons in disaster situation. And I have said this earlier, to me it's very clear that except for pockets of some work, this country and this society and this nation has in this epidemic not served the disabled. True. I really am, and I'm pained about it at too many levels. We have just not served our disabled in this epidemic. Lastly, I do want to say that there is also something else that occurs to me. What occurs to me is that empowerment, like many of us are saying, is the only answer. But empowerment also brings in the whole issue of how much should a family or a consumer expect from the state, and how much should he or she be doing himself, like you said. You know, empowerment के भी models और shades हैं. आपने जो example दिया बहुत अच्छा है. Your example is very good of empowering and changing the system. Really nice. Thank you, sir. Great. And one thing I would like to add here, Archana ji, बहुत सारे ऐसे schools हैं या बहुत सारे ऐसा system है जहाँ पर transition का जो concept है वो है ही नहीं. आपने कहा कि वो बच्चा 15 साल तक एक ही स्कूल में रह गया. Correct. Yes. Why? The question is that वहां पर उसका rights है कि नहीं? That the अधिकार की जो बात करते हैं, education, rights of education. So there should be the transition in every phase of life. अगर हम हर क्लास हर साल हर क्लास को पास करते हैं तो why not our special need students? Sorry, we at Manovikas, by thinking this transition and all, we are now at the level of think college. That हमारे जो students हैं वो college जाते हैं and they are coming, they are going. और बहुत सारे universities भी they are coming to us to provide them the facility कि कैसे उसको हम लोग रख सकते हैं. They are coming for the guidance. They are coming for the how to do it. तो अगर हम देखें तो society में change है. और अगर आप जैसे प्रोफेशनल्स अगर काम कर रहे हैं, सो मतलब कि आई कैन से हियर प्रोफेशनल. no sir, after hearing what professional is, please don't say that. माइनस वाला जो बिजनेस पार्ट है, दैट इज I know. तो हम बहुत सारे लोगों को कॉलेज भेज सकते हैं. और वो चाइल्डिश वाली बात जो है, ये तो पता नहीं हमारे सिस्टम में बैठा हुआ है. हम बड़े भी एडल्ट्स लोगों को भी बच्चे कह देते हैं, जो अगर वो आईडीपी वाला हो तो उसको बच्चे कह देते हैं. एक मिनट के लिए परमिट मी टू प्ले दी साइकोलॉजिस्ट और दी साइकियाट्रिस्ट हियर. देयर इज वन एस्पेक्ट देयर. बाकी मुद्दों पे नहीं जाएंगे, लेकिन परिवार की तरफ से जो ओवर प्रोटेक्शन या बाकी गलतियां होती हैं, उसमें से एक है वेरी डीपर साइकोलॉजिकल इश्यू, द नीड टू बी नीडेड. जो पेरेंट या केयरर है ना, अनलेस ही और शी इज केयरफुल,
भाई 10-15 साल से मैं इस बच्चे को देख रहा हूँ, बच्चा बड़ा हो गया, उसको एबल करेंगे, उसकी एबिलिटी बढ़ाएंगे, तो फिर मेरी जरूरत क्या रहेगी? So in a Freudian term, there is a serious problem that in our society I think operates quite a bit. मेरी जरूरत बनी रहनी चाहिए. हाँ, true. नहीं, मैं बोल रही हूँ वही, parents and teachers also do that. मतलब unknowingly, completely, sir, completely. We have Satbir Singh ji. Satbir Singh ji, please. Yeah. Yes, नमस्कार डॉक्टर साहब एंड अलग जी. सॉरी मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन मोड में नहीं बैठा. तो मैं एक्चुअली अपने बारे में बता दूं कि मैं झारखंड से हूं और मैं स्पेशल ओलंपिक का जो चैप्टर है झारखंड का, मैं उसका असिस्टेंट एरिया डायरेक्टर हूं. स्पेशल बच्चे जो हमारे इंटेलेक्चुअल इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनकी स्पोर्टिंग एक्टिविटी देखते हैं हम लोग. हमारे पास तकरीबन 50,000 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि सर्टिफिकेशन उनका नहीं हो रहा. तो मैं जो अभी टॉपिक चल रहा है मैं उसी मुद्दे के ऊपर बात करना चाहता था, एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर में, कि मैंने बहुत सारे एनजीओ देखे जहाँ पे बच्चे फुल टाइम काम करते हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल में, चाहे ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं या मोमबत्ती बनाते हैं या कोई भी काम करते हैं, लेकिन उनको उसके काम के एडिक्वेटली उनको पेमेंट नहीं होती है. दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. तो आप इसके बारे में क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मतलब हाउ टू टेक, आई मीन यू फील सॉरी व्हेन यू गो टू दैट इंस्टीट्यूट, you find that athlete is working from 9 a.m. to 5 p.m. and just getting 1,000 rupees or 1,500 rupees per month. These NGOs are not using them for their own benefits. I'm sorry, Yes, you're talking very true, and I agree. Yeah, we are agree on it. And Satbir Singh ji, yes. आलोक जी, इसके लिए जो सतबीर सिंह जी बात कर रहे थे ना, कि हर एक राज्य में एक लेबर डिपार्टमेंट होता है और हर एक राज्य के अंदर मिनिमम वेजेस फिक्स किए हुए हैं. Exactly, sir. अगर वो मिनिमम वेजेस दे आर नॉट पेइंग, यू कैन रिपोर्ट टू द लेबर ऑफिसर, ही विल कम एंड टेक केयर ऑफ दैट. राइटिंग में आप उनको कंप्लेंट कर दीजिए और उनसे उनकी एक्वेंटेंस रोल ले लीजिएगा. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एनजीओ जो पेमेंट करती हैं वो वास्तव में क्या देती हैं और साइन क्या कराती हैं वो आपको देखना पड़ेगा. बिल्कुल सर, मैं इसी बात को कहना चाहता था कि वो आप देखें, वो जो करते हैं और जो साइन कराते हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं ना. वो आप जाकर के लड़िए ना उनसे, पेरेंट्स को कहिए. पेरेंट्स एडवोकेसी यहीं पर होती है, जिसको हम कहते हैं ना वकालत करना, तो वकालत यहीं पर होगी कि द पेरेंट्स एंड द पीपल हु आर कंसर्न शुड गो एंड मीट द एनजीओस और कहो कि हम अपने बच्चों को विड्रॉ कर देंगे, उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा. यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस. ऐसा साफ उदाहरण अगर है अन्याय का, तो अन्याय सहना भी गलत होगा. बिल्कुल सही है सर. अंग्रेजी में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं उसका हिंदी रूपांतर शायद नहीं कर पाऊंगा, कल्पेबल साइलेंस. और हम जो आज विषय बात कर रहे हैं उसमें कल्पेबल साइलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं शुरू से कह रहा हूँ. अगर हम देख के अनदेखी करें, एक और उदाहरण देना चाहता हूँ आप सबके साथ. अगेन सिर्फ उदाहरण के रूप में, हमारे हॉस्पिटल में करीब 10-15 साल पहले, 15-17 साल पहले अपने साथियों से सवाल उठाया कि भाई हम ये बात करते हैं कि जो रिकवर्ड मानसिक रोगी है उनको काम मिलना चाहिए, और हम जाके फैक्ट्रीज को और बाकी लोगों को कहते हैं कि इनको काम पे रखिए. क्या हम हमारे अस्पताल में रिकवर्ड मेंटली इल को काम पे रख रहे हैं? मैंने अपने आप से और अपने साथियों से ये पूछा, और छोटी सी शुरुआत है, लेकिन पिछले 10-12 सालों में हमने कम से कम कुछ लोग, हमारे जो रिकवर्ड ओपीडी पेशेंट्स हैं, उनको एक्चुअली आउटसोर्स वर्क में रेगुलर फुल पेमेंट में लिया है. हाँ, एक नाजुक मुद्दा ये भी आपके ध्यान पे लाना चाहूंगा, जो मुझे लगता है नैतिक और कानूनी रूप से सही है, मैं आप लोगों के विचार भी चाहूंगा. अगर हमारी टीम कोई 1-2 रिकवर्ड पेशेंट्स को रिकमेंड करती है, तो मान लीजिए पहले 6 महीने 1 साल वो व्यक्ति हमारी हाउसकीपिंग या सिक्योरिटी हाउसकीपिंग एजेंसी के साथ अप्रेंटिसशिप में है. तो जो जगदीश जी ने बात की, गुप्ता साहब ने, एक बार वो फुल एम्प्लॉय जब हो जाए तब उसका पूरा हक है कि उसे वही सैलरी मिलेगी जो दूसरे व्यक्तियों को मिल रही है. 6 महीने 1 साल तक वो अप्रेंटिसशिप में है, वो उसको कम से कम आधी सैलरी मिलेगी जो मिनिमल वेजेस प्रिस्क्राइब्ड है दिल्ली स्टेट के. तो एक छोटा सा लेकिन सफल ये परिक्रम जरूर एक्सपेरिमेंट जरूर रहा है कि रिकवर्ड मेंटली इल पर्संस को हम हमारे अस्पताल में एम्प्लॉयमेंट में ले सके एट पार. दैट इज ट्रू सर. और सतबीर सिंह जी, आपके झारखंड से नहीं, आप तो मेरे ससुराल से ही हैं.
अरे सर ऐसा है। मैं वैसे पंजाब का रहने वाला हूँ सर, टाटा स्टील में जॉब करता था। आप तो जमशेदपुर के हैं ना? मैं जमशेदपुर से हूँ सर। हाँ, मेरा ससुराल भी जमशेदपुरी है। अरे सर आइए कभी फिर मुलाकात होगी। मैं सतबीर सिंह जी आपको ये बताऊं कि 2010 में हम लोगों ने बस एक सोच बदलाव किया था, सोच में परिवर्तन किया था। मनोविकास में तभी हमारे पास भी कैंडल मेकिंग का बहुत बड़ा यूनिट था, एंड इट वाज प्रॉफिट मेकिंग यूनिट। इट वाज गिविंग द प्रॉफिट, एंड हमारे बच्चों का जो शेयर था इट वाज अबाउट 2000 to 3000 रुपीज हर बच्चे को महीने का, या जिस तरह का दिवाली में कुछ ज्यादा इस तरह का शेयर मिलता था। सो वी थॉट कि हम लोग ए बी सी को हटाएं, अगरबत्ती मेकिंग को हटाएं, ब्रूम मेकिंग को हटाएं, कैंडल मेकिंग को हटाएं। उसमें यही थॉट था जो गुप्ता सर ने कहा कि क्या हम मिनिमम वेज उसको पे कर पा रहे हैं या नहीं पे कर पा रहे हैं। तो वी वर नॉट डूइंग इट, सो वी थॉट अबाउट द डी फॉर द डस्टर। सो हाउ टू डस्ट द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी। तो उसमें हम लोगों ने वी डिजाइन द मिनी मैनेजमेंट कोर्स ऑन हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, आईटी, और फिर बाद में वो कम्युनिटी कॉलेज भी बना। और जब वहां से 2013 में हमारे स्टूडेंट्स पास किए थे, 43 स्टूडेंट्स, ऑल 43 दे गॉट द जॉब, एंड कोई हल्दीराम में, कोई बरिस्ता में। उस समय उनको मिनिमम वेजेस मिलना शुरू हुआ था, किसी को 10,000, किसी को 20,000, इस तरह से काफी मतलब अच्छे पैसे मिल रहे थे। और उसमें जो एम्पावरमेंट हुआ, सारा कुछ बहुत ही अच्छा हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक फ्री में लेबर मिल रहा है, वो भी उनके माइंडसेट में है। और दूसरा चीज है, मैं जो देख रहा हूं कि वो सोचते हैं कि अगर ये बच्चा हमारे इंस्टीट्यूशन से चला गया तो दूसरा कौन आएगा, क्योंकि उसी बच्चे के नाम से फंडिंग भी हो रही होगी, कुछ ना कुछ उसके डॉक्यूमेंट में वो बच्चा चलता आ रहा होगा। तो बहुत सारे और भी इश्यूज हैं जहां पर सिर्फ हम डेली वेजेस के बारे में ही बात ना करें। इवन वी कैन टॉक अबाउट कि ये बच्चा अगर 20 साल का हो गया तो व्हाई डोंट यू हैव थॉट अबाउट देयर जॉब, व्हाई डोंट यू हैव थॉट अबाउट देयर स्किल ट्रेनिंग। तो अगर हम इन सारे और भी कुछ क्वेश्चंस अगर जोड़ें तो तब इंस्टीट्यूशंस जो है कि एम्पावर हो सकता है, एंड देन देयर आफ्टर उसको हम लोग कुछ और आगे की बात कर सकते हैं। देन वी हैव somebody else had raised, किसी ने Narayanan sir, Mr. Narayanan from NIP Nipits. Yes, S. Narayanan sir. Narayanan sir, yeah. जितने लोग हैं अभी चले जाएं, क्योंकि मेरे पास अंत में एक दो इम्पोर्टेंट मैसेज है। Please ma'am, please. So please wait for important message. Yeah, Narayanan sir, can you unmute yourself? Narayanan sir, yeah, okay sir, वो लग रहा है कि नहीं सुन पा रहे जी। S. Narayanan sir, सर दीपा चौधरी जी हैं, उन्होंने रेज हैंड। दीपा चौधरी जी प्लीज। नमस्ते सर, मैं भी झारखंड रांची से हूँ और एक सेंटर चला भी रही हूँ और पेरेंट्स भी हूँ। मैं सतवीर जी की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी 30 साल का है, ऑटिस्टिक है। तो बहुत जगह हम लोग कोशिश किए कि कहीं इन लोगों को भी कुछ काम मिले। एक जगह काम भी मिला, लेकिन हाँ, वो लोग जैसे कि हम लोगों के रिक्वेस्ट पर रख तो लिए, लेकिन पैसा नहीं देते थे। और हम लोग पेरेंट्स लोग सोचते थे कि चलो भाई मेरा बेटा वहां कुछ काम सीख रहा है, काम कर रहा है। लेकिन वो जो सोच हम लोग मतलब लोगों की है कि हमारे ऐसे बच्चे को मतलब हम काम पर रख रहे हैं तो आसान कर रहे हैं, ये उन लोगों की सोच हम लोग नहीं बदल पा रहे हैं। और उन लोगों को मतलब जो मिलना चाहिए बच्चों को, जो बच्चे जैसे उन लोगों की तरह काम कर रहे हैं तो उन लोगों को भी मिलना चाहिए। आप उनके बराबर ना सैलरी दे, लेकिन 50% तो दे ही सकते हैं। आप नेगोशिएशन करना चाहती हैं सर? नहीं सर, हम लोग तो देखिए ऐसा है कि वो एक दुकानदार के पास में गए कि भाई ये सब्जी क्या भाव दिया है। उसने बोला 10 रुपए किलो है। बोला पीछे वाला 8 रुपए किलो दे रहा है। बोले वहां से जाकर के ले लो। तो वो कहता है कि भाई मैं तो इतना ही दूंगा, आप बोलो कितना लोगे। तो अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसको छोड़ दो। जब आप वहां से विड्रॉ करोगे तो उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज होगी।
हमारे को जितना पैसा देता है हम उसको कबूल कर लेते हैं, इसीलिए वो हम लोगों के सिर पर चढ़ करके बोलते हैं। जब हम विड्रॉल कर लेंगे वहां से, हम कहेंगे भाई ठीक है, अगर आप इतना पैसा देते हो, ये इसका हक है, ये देते हो, ठीक है, ये काम करेगा, नहीं करेगा तो नहीं, हम इसको कहीं दूसरी जगह पर ले जाएंगे। और आप वहां से विड्रॉल की धमकी दे दो तो वो अपने आप पैसा बढ़ाएगा उसको। क्योंकि जो भी बात कर रहे थे, पीछे बात हुई थी, रुपिंदर जी बात कर रहे थे कि वो बहुत पैसे चार्ज करते हैं। इस फील्ड में हमारे पास में प्रोफेशनल्स की बहुत ज्यादा कमी है। ट्रेन प्रोफेशनल्स जिनको हम कहते हैं ना, तो वो ट्रेन प्रोफेशनल्स की कमी है और वो प्रोफेशनल्स बन गए, मतलब उन्होंने दुकानें खोल ली हैं। तो अगर हम उस दुकान पे सामान खरीदने नहीं जाएंगे तो दुकान उसकी बंद होने की कारागर पे आ जाएगी। तो वी एज कंज्यूमर्स, हमको कंज्यूमर होने के नाते से हमको कमांड्स कंट्रोल करनी चाहिए, हमको फिक्स करना चाहिए वो क्या चार्ज करेगा, क्या उसके लिए जायज है। आप मत जाने दो ना, किसी को भी उसके पास से मत जाने दो, बाहर बैठ करके रोक लो उसको कि भाई ये अननेसेसरी चार्ज कर रहा है, बाहर उसके स्ट्राइक करो, आप बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करते हो। तो यू रेज योर वॉइस। एडवोकेसी जब तक आप अपने आप सेल्फ एडवोकेसी नहीं होगी, दूसरे लोगों को अपने साथ में नहीं मिलाएंगे, तब तक नहीं जाएंगे। क्योंकि बीच में वही होती है ना कि भाई ठीक है, 1 घंटे के लिए तो ये हमारे से छुट्टी हो जाती है, 1 घंटे तो यहाँ रहता है, 2 घंटे तो यहाँ रहता है, 3 घंटे तो यहाँ रहता है। वो सोच हमको एज पेरेंट्स बदलनी पड़ेगी। तो जब तक हम मुद्दों को उठाएंगे नहीं, भाई यू आर चार्जिंग सो मच। मैंने देखा है डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपनी कंसल्टेशन फीस, they say that I'll see 50 patients, this is my fees, I'll see 50 patients। 50 के बाद में वो नहीं देखते हैं। तो उनकी फीस हम फिक्स करें, और वो फिक्स तभी होता है जब हम विड्रॉल करेंगे। हम आपके यहाँ बच्चे को नहीं ले आते, we will go to the other therapist। सर आलोक जी। मैडम, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये प्रॉब्लम हम लोगों को भी शुरू में आया था। तो 2 चीज थी। पहली बात थी कि जो एम्प्लॉयर ढूंढ रहा है कि हमारे जो भी एम्प्लॉइज होगा उसके पास सर्टिफिकेट हो, उसके पास स्किल हो, उसके पास ट्रेनिंग हो, जो वो चाहता है, और इंडस्ट्री के नॉर्म्स के हिसाब से हो। तो कभी भी आप अपने बच्चे को या कभी भी कोई भी स्टूडेंट्स को स्किल डेवलपमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से, जो इंडस्ट्री के नॉर्म्स के हिसाब से, जो NSQF है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, उसके हिसाब से, कभी आप NSDC के नॉर्म से, उसके हिसाब से आप इसको स्किल ट्रेनिंग दीजिए। और जब वो पर्टिकुलर स्किल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होगा तो उसको पर्टिकुलर उसी ट्रेड में उसको जॉब मिलेगा और उसके हिसाब से उसकी सैलरी मिलेगी। अभी क्या होता है कि आप ले जाते हैं बच्चे को, सिर्फ एक चैरिटी बेस पे कहते हैं कि इसको नौकरी में रख लो और कुछ दे दो, जिससे आपको आपका एक्सप्लॉयटेशन होता है, फिर आपके लिए वो हेडेक होता है, फिर आप उसको एज ए जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं उस तरह से प्रॉब्लम होता है। एक तो सबसे पहले हम अपने लेवल पे भी एज ए पेरेंट वी शुड बी अवेयर कि हमें कौन कौन से स्किल एरियाज में या किस तरह के जॉब में क्या सर्टिफिकेट है, क्या क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, किस तरह का इस प्रोग्राम दिखाना चाहिए, किस तरह का कोर्स करवाना चाहिए, वो एक बार सेट कर लीजिए, फिर उसके हिसाब से ट्रेन कीजिए, देन गो फॉर द एम्प्लॉयमेंट। जो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है टू गेट द एम्प्लॉयमेंट, उसके हिसाब से तभी आपको सब चीज मिलेगा। अगर हम ऐसे जाएंगे तो फिर ऐसा ही मिलेगा। और दूसरा जो सर ने कहा, एडवोकेसी इज द वेरी इंपॉर्टेंट टूल। जब भी आप किसी भी एम्प्लॉयर्स के पास जा रहे हैं और उसको उसके स्किल के हिसाब से उसको जॉब के लिए जा रहे हैं, तो देन आस्क देम द प्रॉपर सैलरी फॉर दैट, कि इस लेवल में इतनी सैलरी है, इतना मिनिमम वेजेस है, आपको इतना देना है। तभी वो एम्प्लॉयर थोड़ा सा पहले दिन से चौकन्ना रहेगा, देन दे कैन गिव यू द थिंग्स। And then one more thing is, Meghna ji, you have asked some question, what is age for the skill training? So the skill training can be started from the 14 years or 15 years. हम लोगों के पूरे इसका डिटेल्स है, you can go to the website skill.manovikas.family, all the details are there. You can find out कि किस तरह से कौन से skills में हमें बच्चे को ट्रेनिंग देना चाहिए, कब देना चाहिए, all the informations are there. Yes sir, Narayanan sir, please sir. Good evening, hello. Yes, good evening, Desai sahab. Good evening, Gupta ji. Namaskar. Good evening, sir. ये எப்படி இருக்கேன்? நல்லா இருக்கேன். Sir, I was in the office. I am fortunate to join the today's webinar, and
Sir, my humble submission to all of you is a kind of awareness to be created about CCPD. Many people may not be knowing who is CCPD, and unfortunately, the CCPD also not full time here, of course. This awareness on CCPD should be done in a large scale, like Access India campaign. Like we have to say, such a body is existing. So that many people are not knowing. And another point, I'm taking borrowing points. Took point from Alok and previous speakers. And grievances box they are telling, all the teacher training institute should keep a grievances box, and the grievances can be forwarded directly to CCPD, not RCA. RCA, if you send anything RCA, nothing will happen. Okay, and grievances box is Alok was telling. It was really it is taken nowadays. People genuinely they are putting some grievances, and genuine people are handling properly that. In many public offices, it is true. It is something happening. So, see, one more thing. All the people, all the like-minded people like me and you people can ask the department to start online portal to file complaints. Okay. I don't know. I'm sorry. I don't know whether it is there or not. I don't know. But it is high time, and many people with disability. Fortunately, they are computer savvy, and they can definitely think of that. Okay, and one seminar, maybe Alok, I request Alok ji to call CCPD and address our gathering, so that our whatever our grievances may be addressed to him directly. So it is a good number we are assembling every Saturday or Wednesday. So that will give a kind of feel to CCPD, such a body is existing, such a activism is going on. Okay. And in Tamil Nadu, I want to share, there is a CM health scheme. In that, the therapy charges for OT, PT, and speech therapy, it's all reimbursed. Similar thing can be explored to other states. Fortunately, those team came to us for pricing the session. Okay. In fact, myself and Dr. Himanshu Das only advised those people, and many people, those are enrolled in CM health scheme, they are getting benefit and they are getting reimbursement. See, professional, those who are imparting this occupation therapy, speech therapy, and physiotherapy, their fees is reimbursed by the state government. Similar scheme can be extended. With this, thanks for opportunity. I was a little busy in the office. That is why when you called, I could not answer. I'm sorry. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Very nice idea, sir. The last one is a very good idea. Yeah, very good idea. And sir, in the National Rural Health Mission wala jo scheme hai, that providing all the health support or health insurance to the rural people. So maybe we have to look after it, whether they have that kind of schemes for the student with disability or children with disability or not, for their therapy and Alok ji, it is what, if I'm not wrong, it is only in Tamil Nadu, this CM health scheme. And they have included all the people with disability, and they are reimbursing OT, PT, and speech therapy. Great. Yeah. So now, सर डॉक्टर साहब बता देंगे सर. I think CGHS जो है उसके शेड्यूल में है ये लिस्ट सारी. थेरेपीज के हैं, हमारा रिएम्बर्समेंट होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को थेरेपी देते हैं. थेरेपी के लिए नहीं होगा सर. थेरेपी के लिए सर फिजियोथेरेपी के लिए होता है. थेरेपी के लिए नहीं सर, फिजियोथेरेपी के लिए, स्पीच थेरेपी के लिए होता है. वन ऑफ माय कलीग्स यूज्ड टू टेक इट. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. CGHS में है. That rate में है. That rate CGHS में है. Periodically. Okay. Yes. The rates reimbursement was according to the CGHS rates. Yeah. That we people should demand the rate should be periodically reviewed. Then only people will not be put into loss. Yes, very true. And we are getting a lot of suggestions also. So now we can go at the end of things.
So, Desai sir, I only want to have two important messages, one of which we have repeated many times. yeah, One is that, and I'll try and say this in English and Hindi both, हमारा समाज चैरिटी बेस्ड मॉडल से राइट बेस्ड मॉडल की तरफ चल पड़ा है. वी हैव मूव्ड. वो दया भावना से जो सेवाएं होती थी दिव्यांगजन की, वो पुराना वक्त हो गया. अब उनके अधिकारों का ढांचा आ गया. जैसे बहुत बारी मैं कहा हूं, और ये जेन्युइनली मुझे इसका जवाब नहीं पता है, क्या ये बदलाव अच्छा है या नहीं अच्छा है. Whether this transition from the previous traditional Indian South Asian model, not charity, but at least social service kind of model, to professionalism with rights-based model, with everything that we have discussed today. Like everything else, there are pluses and minuses to this change. But now I think we should begin to accept this model, and like it has been discussed, develop mechanisms to have this model which is sensible, reasonable, and for those families who are economically underprivileged, which is millions. 80% of our masses still cannot afford the basic service anywhere. And so ideas like what Mr. Narayanan said in Tamil Nadu, मुक्ता जी आप जो कह रहे हो एक बात है, CGHS तो बड़ा छोटा है ना ग्रुप सर, लेकिन अलग अलग राज्यों में अगर ऐसा, sir, please. Sorry please. to interrupt. No, please. The parent also covered and the insurance. Even the parents are covered chief minister's insurance scheme. Very nice, very nice. So that's one part. अभी हमें सबको, बाकी जो हमने पूरे 1.5 घंटे में बात की कि हक मिले, समानता मिले, अब्यूज ना हो, उसके लिए बहुत कुछ करना बाकी, और ये शायद 50-100 साल की लड़ाई है, 2 या 3 जीवन काल की. आप सब में जो यंग हैं, वो तो एक मुद्दा है, लेकिन ये भी हमें बदलाव लाना और सीखना बाकी है कि राइट बेस्ड मॉडल में सब कुछ प्रोफेशनली चलेगा, और उसके फायदे और नुकसान है, उसकी गतिविधियां हैं. जो दूसरा मेरा मुद्दा है, दैट्स अ बेसिक वन. किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो माफी चाहता हूं किसी भी रूप से, लेकिन राम राज्य या सतयुग एंड द्वापर ये सिर्फ परिकल्पनाएं हैं. These are idealistic utopian descriptions. Ram Rajya or Satyug, in any manner in the society. I don't think any human society at any point of time anywhere has been perfect. कि जहां सबको अपने अधिकार समान मिले, इंक्लूसिव सोसाइटी हो, बिल्कुल अब्यूज ना हो. मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि हमें ये हमारी खुद की संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य के लिए और हमारी लगन बनी रहे, डिस्करेज ना होके, इसके लिए ये जो बड़ा सा पिक्चर है मुझे लगता है ध्यान में रखना चाहिए. आई ऑलवेज कीप इट इन माइंड. आई सफर हेवीली फ्रॉम हाई ऑब्सेशनलिटी, आइडियलिज्म एंड मच वर्स. And so it's not been easy. It's not been easy to work in the public sector and in the disability and mental health sector. तो मुझे बड़ा आराम मिलता है, फायदा मिलता है जब मैं अपने आप को याद दिलाता हूं कि भाई आइडियल सोसाइटी, यूटोपियन सोसाइटी does not and cannot exist. Does it mean we should not try? No, of course we should try. और आज का जो टॉपिक है उसके बहुत संबंधित है. क्या दिव्यांग जनों का कुछ भी अब्यूज ना हो, बिल्कुल समानता मिले, ऐसा आदर्श समाज हो, such an ideal society where there should be no discrimination, exploitation and complete equality, we should strive for. We should make every effort that we can make. But we should also be realistically aware that it doesn't happen, definitely doesn't happen easily. And unfortunately, as we work in this field, we will have direct or indirect experiences which can be negative, which can be depressing, which can be discouraging, which we don't want to permit to happen. yes. Thank you so much. Great, sir. Great. Thank you. Gupta, sir, your... सर बताओ जी. Yeah. सर इतने अच्छे डिस्कशन हो चुके हैं, इतनी अच्छी बातें आ चुकी हैं. नंबर 1 तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको अपने बच्चों को we should tell them the boundaries. Okay, these are the boundaries beyond which
एनीथिंग हैपेंस यू हैव टू स्क्रीम, यू हैव टू मेक नॉइज। तो वो बाउंड्रीज हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। तो बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, एंड दोज बाउंड्रीज इज विद एवरीबॉडी, विद अननोन एंड पीपल यू नो। क्योंकि जो आजकल एक्सप्लॉयटेशन होता है वो नोन से ज्यादा होता है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि बीच बीच में बात आई इंफॉर्मेशन की, अवेयरनेस की। हाउ मेनी पीपल, शायद मेरे को ये मालूम नहीं है कि कितनी हेल्पलाइंस हैं। आई डू नॉट हैव ऑल द नंबर्स। तो ये सारे हेल्पलाइंस के नंबर्स, सारे हेल्प कहाँ कहाँ मैं अप्रोच कर सकता हूँ, वो एक कार्ड बना करके उस बच्चे की जेब में हमको रखना चाहिए, नंबर एक। नंबर दूसरा, whom to contact in case of disaster। जहां भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उस केस के अंदर अगर मान लीजिए कुछ बच्चे के साथ में गलत हो जाता है और मैं करना चाहता हूं तो मैं कहाँ करूं। तो एक वो इंफॉर्मेशन कार्ड जो है वो हमेशा बच्चे के साथ में होना चाहिए। आप उसको यूडीआईडी कार्ड कह दो या जो मर्जी कह दो, कि जिसके ऊपर वो हेल्पलाइन नंबर हो, वो सारी चीजें होनी चाहिए। देन बच्चों को हमें ये सिखाना चाहिए, डू नॉट बी अफ्रेड टू येल। अक्सर क्या होता है, हम घर में ना बच्चों को, पुलिस वाला आ जाएगा, तेरे को पुलिस को दे दूंगा, चौकीदार आ जाएगा, तो बच्चों को हम डरा देते हैं, इतना ज्यादा डरा देते हैं कि वो क्यों डरा देते हैं, उसको उनको शांत करना है। मगर जब उसको आवश्यकता होती है तो वो उनके पास से पहुंचता नहीं है, वो जाने से घबराता है। तो ये जो प्रथाएं हमारी चली आ रही है, इनको हमें हटाना चाहिए। बच्चों को शोर मचाने का, येल करने का, जो शोर मचाने का हमें जो है उनको बढ़ावा देना चाहिए, so that they can attract attraction of other people। अगर मैं चुपचाप सहता रहूंगा तो कुछ भी करते रहेंगे, शोर मचाऊंगा तो दूसरे लोगों की अट्रैक्शन, दूसरे लोगों का ध्यान मेरी तरफ आएगा और शायद जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उससे मैं बच सकूं। ये टेप रिकॉर्डर्स का जमाना चला गया है, मगर अभी भी पॉकेट साइज टेप रिकॉर्डर्स हमारे पास में मिलते हैं। वो पॉकेट साइज टेप रिकॉर्डर्स के अंदर अगर हम रिकॉर्ड करके जो भी हम सेफ्टी प्रिकॉशंस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, अटेंशन ड्रॉ करने के लिए रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वो रिकॉर्ड करके उस बच्चे को उसको प्ले करना हम सिखा दें, रिवाइंड करना सिखा दें, तो वो जब भी उसको जरूरत होगी, क्योंकि ज्यादातर जैसे अभी चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हैं, चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट हैं, चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हैं, and a lot number of children with neurodevelopmental disabilities are not being able to speak properly। तो उनको जब भी उनको आवश्यकता हो तो वो टेप रिकॉर्डर को प्ले कर सकते हैं, और वो टेप रिकॉर्डर जो है वो दूसरे लोगों की अटेंशन उसके पास में ला सकता है कि भाई इसको किसी की आवश्यकता है। सर, जो बात सीसीपीडी की हो रही थी, जो त्रिपुरा से उन्होंने बताया था कि they can write to CCPD कि भाई यहाँ पर हमारे पास CCPD, क्योंकि जो कमिश्नर विद डिसेबिलिटीज हैं स्टेट लेवल पर, उनको कंट्रोल चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटीज करता है जो दिल्ली में बैठा हुआ है, और उनके पास में फुल टाइम यही काम है और कोई काम नहीं है। तो वो ग्रीवेंसेस अपना उनको भी लिख सकते हैं। अगर CCPD के पास से, कमिश्नर डिसेबिलिटीज के पास से नहीं सॉल्व हो रहा है तो CCPD को लिख सकते हैं, वो कर सकते हैं। देन आरसीआई की बहुत बात हुई थी सर। आरसीआई में मैंने 5 साल काम किया और मैंने वहां देखा कि आरसीआई के पास में एथिक्स हैं। अभी जितने भी प्रोफेशन हैं, मेडिकल प्रोफेशनल हो या इंजीनियरिंग प्रोफेशन हो, एडवोकेसी हो, पुलिस हो, वहां पर हम सब ओथ ग्रहण करते हैं, सभी के लिए एथिक्स हैं। हम कितना उनको फॉलो करते हैं, फॉलो करना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। संभाषण दे देना, बढ़िया संभाषण दे देना, गिरवी कपड़ों में बैठ करके मैं राम राम का नाम लेता हूँ और मेरे बगल में छुरी है तो कोई फायदा नहीं है। तो ये इट हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड, हमारे अंदर से आना है। तो एज ए पर्सन हमको किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। प्रोफेशनल कहते हैं यहाँ तो मैं अकेला हूँ, नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, आएगा तो मेरे पास में, इसलिए जो चाहता हूँ मैं चार्ज करूँ, इसीलिए वो ज्यादा चार्ज करते हैं। उसी के लिए मैंने कहा था कि उनका बहिष्कार कर दो, डोंट गो टू देम। 10-15 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने जब मक्खी मारेंगे तो फिर वो आपके पास में आएंगे कि ठीक है आप आ जाइए, जो आप दोगे मैं ले लूंगा। थैंक यू सर। Great, great. Thank you, sir.
Thank you very much. Before I say thank you, I would like to announce one thing, that we are scheduling the national workshop on Vedic dance and music therapy from 23rd to 25th July, and you all can join. That website is the cre.manovikas.family. 23 से 25 जुलाई को एक राष्ट्रीय वर्कशॉप है, कार्यशाला है, जिसमें कि वैदिक नृत्य और संगीत पे कैसे हम थेरेपी यूज कर सकते हैं उसके ऊपर. और नाउ दिस इज माय प्रिविलेज टू से थैंक यू टू Dr. Desai sir for giving the precious time and precious words, precious thoughts. और मैं that I'll keep in that mind कि how to change, how to modify the format of मशवरा. तो वो भी हम लोग एक आध दो सप्ताह में, then I'll talk to Gupta sir कि how we can go ahead about it. And we on behalf of Manovikas family, we thank you all. Thank you sir for with the deepest sense of appreciation. Yeah. And thank you JC Gupta sir for your mentoring and providing the able guidance and giving your feedback and everything. So thank you very much, and we thank you Narayanan sir, and thank you all for being with us. And I extend vote of thanks to my all staff members for their enormous cooperation and organizing this episode successful, and Rakhi for sign language. So thank you very much, and Kanishka and other members for putting on their efforts for the Zoom and Facebook Live and all. So thank you very much, all the staff members. So thank you our finally the wonderful guests and participants. Your active participation with such a great affiliation with Mashwara is very much incredible. So thank you so much for your active participation. So thanks a lot to all, one and all, directly or indirectly, who involved in this session. So आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस मशवरा में मेजबानी करने के लिए. मैं आप सभी का सम्मान करता हूं. फिर हम लोग अगले हफ्ता मिल रहे हैं, अगले शनिवार को. So thank you very much. Thank you Sanjeev. Thank you very much. Thank you sir.